हाय अफजल। तो फाइनली सर वी सी ईच अदर। सर बिकॉज मैंने पहले अपने लैपटॉप में कनेक्ट किया था, तो उसमें चल नहीं रहा था, तो मैंने फोन में कनेक्ट किया। तो मैं ओके, परफेक्ट। तो मैं आज की मीटिंग का स्टार्ट करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को अपने बारे में बताता हूँ ना। तो मेरा नाम अफजल खान है। मैं बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और मैं अभी 28 साल का हूँ, और मैं दिल्ली एसएचजी को लीड कर रहा हूँ पिछले है 7 सालों से। और मेरी लीडरशिप में हम लोगों ने दिल्ली में वर्कशॉप करवाई और एनसी करवाई, और है पीसा की ऑर्गेनाइजर टीम का भी पार्ट हूँ। तो है मुझे कुछ लास्ट 1-2 मंथ से कुछ जिम्मेदारियां मिली है। जो भी हमारे है सीनियर लीडर थे, थोड़ा है उनका है पोस्ट कास्ट करने के लिए है, ताकि थोड़ा वो भी एक्टिव हो जाए। उनके बारे में भी हमारे जो है न्यू स्टेमर्स आते हैं, उनको भी उनसे मोटिवेशन मिल सके। तो आज हमारे बीच में है जो है दिल्ली के है सीनियर मेंबर थे, जिन्होंने सिकंदर सर के साथ बहुत लंबे टाइम तक काम किया था। तो है हरमिंदर सर का मैं यहाँ से दिल्ली से स्वागत करता हूँ, पूरी है टीसा की टीम के की तरफ से। क्योंकि आज ये हमारे ऐसे गेस्ट है जो कि आप सभी लोग को पता होगा कि है दिल्ली एसएचजी जो है इतनी दमदार एसएचजी क्यों है। इन सभी हमारे है सीनियर लीडरों का हाथ है। तो उनमें से एक हमारे हैं परमेंद्र सर हैं। तो आइए इनके साथ मिलके थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं कि इन्होंने अपने लाइफ में क्या किया, क्या परेशानी आई। स्टैमनिंग के बावजूद भी ये है फ्रांस में आज हैं। हम लोग तो दिल्ली से यूपी, यूपी से दिल्ली आ जाते हैं बस। ओके, तो सर आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। थैंक यू सो मच अफजल। 7 साल से तुम चला रहे हो दिल्ली एसएचजी, बाप रे बाप। अच्छा, ओके, वेरी गुड है। गुड टू नो एवरीवन। हेलो, मेरा नाम प्रमेंद्र है। झांसी का रहने वाला हूँ मैं। उत्तर प्रदेश में ही है ये भी, तो हम भी यूपी से दिल्ली, दिल्ली से यूपी किया है पूरी जिंदगी। तो ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे शहर है, छोटा सा झांसी की रानी का सब लोगों ने सुना होगा। पर कई लोगों को पता नहीं होता कि है कहाँ। वो सोचते हैं कि बिहार में है, क्योंकि कई लोग रांची से कंफ्यूज करते हैं। तो मैं पैदा झांसी में ही हुआ। झांसी के पास एक छोटा छोटा सा गांव है बसई, वहां पैदा हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग 7वीं क्लास में हम लोग झांसी आ गए। और झांसी तक मैंने स्कूलिंग की, 10th की। उसके बाद कानपुर में चले गए पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए। फिर इंजीनियरिंग की मैंने इंदौर से। फिर अलग अलग जगह जॉ इंजीनियरिंग के दौरान ही 2008-9 में होगा। मेरी उम्र 38 है, काफी उम्र है ना। तो बहुत बढ़िया सर। 2008 के आसपास मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम ही। मुझे, क्योंकि वो रहता है ना कि प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी, ये दिमाग में रहता था बड़ा। तो प्लेसमेंट तो ठीक है, कंपनी आएंगी नहीं आएंगी, कॉलेज हमारा ठीक था, कंपनियां आती थी उस टाइम। तो मुझे दिमाग में आने लगा कि यार इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू में नहीं है, पर 38 है ना। अगर लग नहीं रही है, पर 38 ही है। 38 ही हूँ मैं। पर थैंक यू। तो इंटरव्यू का सबको डर लगता है ना। हकलाने का सबसे पहला जो, क्योंकि स्कूल स्कूल में चल जाता है, हमारा चल जाता था कि कुछ दोस्त बन ही जाते हैं, कुछ करके जुगाड़ का करे, काम चल रहा था। पर इंटरव्यू में डरा डर लगता था। ऊपर से हम तो यूपी के हैं, मैं बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा हूँ। कभी इंग्लिश इंग्लिश मीडियम तो भाड़ में गया, हम तो कुछ इंग्लिश आती ही नहीं थी। हम बिल्कुल मतलब मैं इंजीनियरिंग में आके मैंने इंग्लिश बोलना सीखा थोड़ा बहुत। टेटेंस वगैरह आते थे बस, सिर्फ उतनी जितनी यूपी बोर्ड में सिखाते हैं इंग्लिश, उतनी आती थी। तो इंटरव्यू के डर के मारे ना मुझे बड़ा वो रहता था कि कुछ के करें इसका। कुछ लोगों से मैंने बात की। उस टाइम इंटरनेट में उतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो कुछ लोगों से बात की मैंने, तो उन्होंने कहा कि स्पीच थेरेपी एक चीज़ होती है, वो कर सकते हो तुम। मैंने पता किया स्पीच थेरेपी क्या होती है, मुझे तो पता ही नहीं था ना ये स्पीच स्पीच थेरेपी। तो मैं स्पीच थेरेपिस्ट ही ढूंढ रहा था।
तो बाय चांस मेरे एक दोस्त की बहन एम्स में पढ़ाई कर रही थी, एमबीबीएस की। तो उसने कहा कि मुझे तो नहीं पता, मैं मेरी बहन से पूछ सकते हो, उनको पता होगा कोई स्पीच थेरेपिस्ट, और अगर एम्स में होगा तो अच्छा ही होगा। तो आई आई कॉन्टेक्टेड हर। तो उसने मुझे कनेक्ट कराया एक मैं भूल गया, वो भी टीसा के मैं मेंबर थे, उनका नाम। बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट में जब टीसा का फाउंडेशन होता है उस टाइम। डॉक्टर मैं बताऊंगा अगर याद आएगा तो। उन्होंने उनका नंबर दिया कि वो भी हकलाते हैं, ये नहीं कि वो स्पीच थेरेपिस्ट हैं, वो भी हकलाते हैं, और उन्होंने कहीं पे ट्रीटमेंट कराया है, तो कॉन्टेक्ट हिम। तो उस टाइम फेसबुक था पर लोग फेसबुक पे थे नहीं। तो मैंने ईमेल से ही करता था, मैंने एक ईमेल भेजा उनको लंबा चौड़ा पूरा अपना, कि सर हम लोग कहते हैं ना, हम लोगों का थोड़ा सा ज्यादा इतना भरा हुआ रहता है ना, मैंने उनको 2 पेज का ईमेल भेज दिया कि मैं यहाँ से हूँ और मैं कॉन्फिडेंट लड़का हूँ, पर मुझे बस थोड़ा सा अकलाना है, थोड़ा सा। कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं अकलाता हूँ, सिंपली है इधर यू स्टटर और यू डोंट स्टटर, कि मुझे थोड़ा सा हकलाना है। मैंने उनको बताया, बाकी मेरा सब ठीक है। क्योंकि वो मन में था ना कि उनको ऐसा, मुझे वो सोचेंगे कि अरे ये तो हकला है, ये वो डर लगता था। तो मैंने उनको खूब लंबा मेल भेजा। उन्होंने कुछ दिनों तक रिप्लाई नहीं किया, मैंने एक रिमाइंडर भेजा, फिर उन्होंने उन्होंने कहा कि को कॉल करते, मुझे नंबर दो अपना। तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे। उन्होंने बताया कि स्पीच थेरेपी है यहाँ पे, एम्स में भी है और बाहर भी है, पर मुझे लगता नहीं उससे कुछ ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता था। उन्होंने उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर एस के श्रीवास्तव है, डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव। अ, उन्होंने कहा कि ये देहरादून में है, इनके पास तुम जा सकते हो। तो मुझे लगा डॉक्टर है, मैंने अच्छा, मैंने ज्यादा पूछा भी नहीं, मुझे डॉक्टर है तो होंगे भाई, स्पीच थेरेपिस्ट का तो डॉक्टर ही है ना। मैंने ये नहीं पूछा कि वो स्पीच थेरेपिस्ट हैं क्या है, मैंने कहा ठीक है, उनका एड्रेस दे दीजिए आप मुझे। और मैं इतना ड्रिवन था ना, ड्रिवन मतलब कि इतना ज्यादा वो फोकस करना ही है इसके लिए, कुछ कुछ बहुत ज्यादा डर था मन में, वो ड्राइव जो थी, वो उसके पीछे रीजन था फियर इंटरव्यूज का, कि अगर मेरा नहीं हुआ इंटरव्यू तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने सोचा ही नहीं, मैंने एक मेल भेजा डॉक्टर श्रीवास्तव को, और उनसे उनको बताया थोड़ा बहुत अपना। उन्होंने कहा कि मैं आपसे आके मिलना चाहता हूँ, या फिर मैं शायद, मेरे ख्याल से मैंने लिखा होगा कि मैं इलाज कराना चाहता हूँ। तो डॉक्टर श्रीवास्तव, ही इज एक्सपीरियंस मैन, स्मार्ट मैन ऑल्सो, ही नोज। तो उन्होंने कहा कि गुड। उन्होंने कहा कि इफ यू कैन कम इट वुड बी बेटर, अगर तुम यहाँ आ जाओगे। मैंने कहा बताइए कब आना है। मैंने कहा जब तुम चाहो, मैं इस पीरियड में अवेलेबल हूँ। मैंने ट्रेन बुक की, और जैसे जिस दिन का नेक्स्ट रिजर्वेशन मिला, मैं वहाँ कॉलेज में चलता था, अगर कुछ दिन नहीं जाओ, बोल दो कि घर में कुछ दिक्कत हो गई। तो मैं, कुछ छुट्टियां भी आ रही थी शायद, तो मैं वो घर ना जाके देहरादून पहुंच गया, इंदौर से देहरादून ट्रेन लेके। मैं गया भी नहीं था कभी इतनी दूर, पर वो था ना कि अंदर नहीं, इसको ठीक करना है, ये इसके बिना नौकरी नहीं मिलेगी। मैं पहुंच गया, वहां गया तो बिल्कुल, मैं रात के 3 बजे देहरादून पहुंचा, पहली बात तो। देहरादून भी नहीं, हाँ देहरादून 3 बजे पहुंचा। अब मुझे पता भी नहीं कहाँ जाना है। उन्होंने मेल में लिखा था कि विकास नगर जाना बेटर। और मैं अब वो जो क्या नाम था उसका, हर्बर्टपुर, हर्बर्टपुर में तुम्हें जगह नहीं मिलेगी रुकने की, तो यू कैन गो डायरेक्टली विकास नगर, वहां से लौट के जाना, जब वहां से आना पास पड़ेगा, यहाँ से देहरादून से अप डाउन करोगे तो मुश्किल होगी। तो मैं विकास नगर पहुंच गया 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। वहां से कुछ, मुझे याद है कि उस टाइम ऑटो ऑटो भी नहीं मिले थे, उतने पैसे भी नहीं थे, ऑटो वाला शायद 250-300 रुपये मांग रहा था मुझसे। तो एक वो, उस रोड पे ना, देहरादून विकास नगर रोड पर ट्रक चलते हैं। तो मैं वो लेके वहां पहुंच गया, तो सचिन सर से मिला, तो मुझे मालूम पड़ा कि ही इज नॉट अ स्पीच थेरेपिस्ट। और देन अभी, ओके, आई थिंक आई गॉट म्यूटेड। तो दिस इज हाउ टीसा, ऐसे मुझे टीसा का इंट्रोडक्शन हुआ मेरी लाइफ में। उसके बाद फिर मैंने जॉब्स की अलग अलग एरिया में, मोस्टली आईआईटी में, और पिछले 8-10 साल से आईटी में जॉब कर रहा हूँ, कुछ बीच में स्टार्टअप भी किए। बाकी ओके। इट वुड बी बेटर इफ यू हैव क्वेश्चंस, है ना, सीधे उस पे लेते हैं। यस सर, यस सर।
तो सर है मेरा है नेक्स्ट जो है आ रहा है क्वेश्चन कि सर आप अपनी स्टैमरिंग को अभी तक है कहाँ देखते हैं? आपने 2008 से अभी तक आप जैसे आपने टीसा ज्वाइन किया, आप अभी है फ्रांस में है, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि मेरी पहले की स्टैमरिंग यहाँ थी अफजल, अब की यहाँ पे है, और आने वाले कुछ सालों में यहाँ होगी? हम्म। ये मेरा केस थोड़ा सा अलग है और लोगों से। मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि जब से तुमने टीसा, जब मैंने धीरे धीरे बताया उन लोगों को टीसा के बारे में और सबको बताया कि मैं अपनी स्टेमरिंग पे काम कर रहा हूँ, कई लोग कहते थे कि तुम तो हकलाते ही नहीं हो, तुम तो कभी कभार एक आध वर्ड पे फंसते हो। तो जैसा मुझे लोगों का फीडबैक मिला, उनको कहते थे कि मेरी हकलाना बढ़ गया टीसा में आने के बाद। मुझे सबने यही बोला, मेरे घर इनफैक्ट फैमिली में भी सबने यही कहा कि तुम्हारा तो बढ़ गया, तुम ये क्या फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये वो, थोड़ा सा था तुम्हारा, उतना दिक्कत नहीं होती है। पर मुझे इंटरनली मालूम था कि नहीं नहीं, क्योंकि मैं, यार, तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं हकलाता हूँ अगर मैं बोलूंगा ही नहीं तुमसे तो? समझ रहे हो ना? तो मैं, मेरा डील करने का तरीका ये था कि जब तक मुझे मालूम नहीं है ना कि मैं हकलाऊंगा नहीं, तब तक मैं बात ही नहीं करता था। तो लोगों को लगता था कि ये कहाँ हकलाता है इतना। फिर उसके बाद मैंने बोलना शुरू कर दिया टीटीसा के बाद सब लोगों से। तो फिर लोगों को दिखने लगा कि अरे ये तो बहुत हकला रहा है। तो मेरा शुरुआत में बढ़ गया। जो ये अभी बोलना आसान है ना, उस टाइम मुझे भी लगता था कि यार शिट, ये तो बढ़ गया। तो धीरे धीरे इस पे काम किया, पर मुझे कुछ चीजें पे कॉन्फिडेंस था कि नहीं, जो टीटीसा बता रहा है ना। मैंने उसके बाद काफी पढ़ाई वढ़ाई भी करी इनके बारे में। जो एनएसए है, यूएसए का नेशनल स्टटरिंग एसोसिएशन, उनके कुछ उनकी एक बुक भी थी, उनकी वेबसाइट थी, ब्लॉग्स थे, वो सब पढ़े मैंने। तो काफी चीजें मैं मैच कर रही थी जो सचिन सर ने बताया था, जो टीसा के ब्लॉग पे मिलता था। और हरीश सर से बात की उस टाइम। जेपी ने भी नया नया ज्वाइन किया था, जयप्रकाश हाँ सुंडा, हाँ, कनाडा में जेपी। है वो अभी। तो जेपी से अच्छी दोस्ती हो गई थी मेरी। और जेपी थोड़ा सा नौकरी वोकरी कर, थोड़ा सी सीनियर है मुझसे, पर दोस्ती टाइप की थी। पर वो नौकरी वोकरी कर चुका था आईटी में। तो मुझे लगता कि यार इसकी नौकरी लग गई तो ये तो होशियार लग रहा है, इन्फोसिस में काम करता है। तब मैं कॉलेज में ही था। तो मैंने कहा सही कह रहा होगा। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये लोग ठीक ही कह रहे हैं। अब मुझे देखना है कि मुझे इसे कैसे अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। मतलब वो एक्सेप्टेंस एंड ऑल ऑल दिस कॉन्सेप्ट कि पहले खुद खुद तुमको इंटरनली एज यू गेट कंफर्टेबल विद इट, सब समझना अलग चीज है। पर उसको अप्लाई करना हर किसी के लिए अलग अलग तरीका होगा। तो मैं कैसा हूँ, उस हिसाब से मैं उसको अप्लाई करूंगा। थोड़ा टाइम लगा मुझे। पर कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मेरी स्टटरिंग तो एक एक व्यू वो भी था, ये बताना जरूरी था कि शुरुआत में मुझे लगा कि मेरी बढ़ गई है जब मैंने काम करना शुरू किया अपने हकलाने पे। और सब लोगों ने ही पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया था, तो उस टाइम बड़ा कॉन्फिडेंस रखना बहुत मुश्किल था। पर अब इतना लंबा पीरियड हो गया, 2008 से 2025 में हम लोग अभी पिछले 15 17 सालों में ना, मेरा हकलाना अभी जो मैं कर पाया कि अब मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ अपने हकलाने के साथ में। कि मैं शुरुआत में बहुत बाउंसिंग वगैरह, टेक्निक, प्रोलंगेशन सब खूब यूज करता था। धीमे 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 मुझे उनकी, ऐसे जानबूझ के नहीं किया मैंने, उनकी नीड मुझे ज्यादा कम लगने लगी कि नहीं नहीं, मैं बात तो कर ही लेता हूँ, क्या दिक्कत है। तो मैं अभी जो स्टेटस है कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ अपने हकलाने के साथ में। अभी भी दिक्कत होती है। मैं जिस जॉब पे काम कर रहा हूँ उसमें बहुत प्रेजेंटेशन देना पड़ते हैं, कस्टमर प्रेजेंटेशंस, आईटी, और एक दूसरी लैंग्वेज में देना पड़ती है ना। मैं, हिंदी आती थी, उसके बाद इंग्लिश सीखी बड़ी मुश्किल, अब यहाँ फ्रेंच में देना पड़ रही है। तो एक अलग ही स्टोरी शुरू हो गई है ना। एक नई लैंग्वेज में आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। हकलाने के बारे में बता रहा हूँ। व्हेन यू ट्राई, जब आप नई भाषा सीखने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको फिर उतनी दिक्कत आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो दिमाग को वो साउंड्स याद नहीं है शायद, इस वजह से। तो पर पर इस बार इजी रहा, मतलब उतना मुश्किल नहीं रहा मेरे लिए। और मैं, ठीक है, मुझे मालूम है कि मुझे बोलने की वजह से नहीं रखा है, मुझ में और भी क्वालिटी होंगी। ऐसा नहीं कि सही बोल दूंगा तो सब जगह नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। और भी स्किल्स हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, मैं काम कैसे करता हूँ ये वो। तो कंफर्ट लेवल काफी बढ़ गया है मेरे हकलाने के साथ मेरा। तो सर आपने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया। इसमें है जितने भी है लोग का हमारे साथ हैं भाई, उनके भी है कुछ डाउट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि
ऐसा होता है कि जब न्यू मेंबर टीसा में आता है तो स्टैमरिंग का जो है पीक थोड़ा सा हाई हो जाता है। ये सबके साथ है, मतलब मेरे साथ भी हुआ था। हम पर जब हम एक्सेप्टेंस पे काम करते हैं तो हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं स्टैमरिंग है। बट क्या है, धीरे धीरे ना जो स्टैमरिंग का केस क्या है, एक है साइन वेव की तरह चलता है। कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, कभी ऊपर होती है, कभी ऐसे चलती है, साइन वेव के तरीके चलता है। तो इसीलिए हम भी बोलते हैं कि भाई, जिसने एक बार जमीन की धूल चाट ली स्टैमरिंग में, जो एक बार गिरा तो फिर वो भाई, फिर वो उड़ता ही रहता है, वहां से उड़ता ही रहता है। तो आपकी भी हम बातों से चीजों का पता लगा कि है ये चीज तो कन्फर्म है कि आपकी स्टेबिलिटी एक बार पीक पे जाएगी। फिर जब जाता है कि सर मुझको आपके बारे में पता है कि आप लोगों ने है जेपी सर के साथ है, सिकंदर सर ने और आप लोगों ने बहुत उस टाइम पे काम किया था। क्योंकि अब के जमाने में तो क्या है, टीसा उतना एक्टिव हो गया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वेबसाइट है, यूट्यूब है, फेसबुक। आप लोगों को है ईमेल के थ्रू ही लिंकअप निकालने पड़ते थे। आपने ईमेल भेजा, उसके बाद कितने दिन के बाद है रिप्लाई आया। बट अब हम्म। ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पे मैसेज किया, हम लोग तुरंत ग्रुप में मेंबर को ऐड कर देते हैं। तो ये सब है टेक्नोलॉजी का एक वो है। आप लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम किया था है कि है जब उतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था। बट अब के जमाने में सोशल मीडिया बहुत बढ़िया एक्टिव है ना। तो सर मैं अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि सर, जो मेरा जो है तीसरा क्वेश्चन तो आपने बता ही दिया कि आपको है टीसा के बारे में कैसे पता लगा। तो सर है मुझे एक जान को बढ़िया एक्सपीरियंस बताया कि है कुछ उस टाइम पे कुछ ऐसे भी है पागल है युवा थे जिनके पास है पैसा नहीं था, बिजनेस करने निकल गए थे। हाँ, मैं और है ना। जेपी ने भी किया ऐसा कि हम लोग घूमते थे इधर उधर कि अभी ये करेंगे वो कुछ भी आइडिया नहीं था हमको ना, सच था। अभी अभी देख के लगता है कि यार कि बेवकूफी थी, पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। पर ये था कि एनर्जी थी करने की, और काम मेहनत भी करी, पता भी काफी कुछ किया। इट वॉज अ गुड हम्म, एक्सपीरियंस। पर वो आप देखो, पास्ट को ना मैं सही गलत के उसमें नहीं तौलता। जो भी कुछ किया है उसी ने मुझे, जो भी मैं आज हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ जैसा भी हूँ, वो उन सब चीजों ने मिलके बनाया है। हर एक मेरे डिसीजंस, हर एक गलती ने मिलके मुझे बनाया है। तो उसमें कुछ सही गलत नहीं है। मैं, अगर वो बेवकूफाना था तो वो मैं ही था जो बेवकूफ था। तो अब उसको कैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? अब आप ही का पास्ट है, किसी और का थोड़ी ना है। सही बात सर। अब बिल्कुल मैं सर आपकी बात से सहमत हूँ। क्योंकि जो आपके है पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, आपके सक्सेस में उसका भी कुछ ना कुछ है परसेंटेज जो है जुड़ा होता है। आई एग्री ये पॉइंट से। सर अब मैं अपना अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा सर कि आप है दिल्ली SSG में है 2011 में थे, आप है क्या एक्टिविटी करते थे, आपको वो है क्या है डेयरिंग पार्ट लगता था एक्टिविटी में? डेयरिंग? डेयरिंग? आगे क्या बोला, डेयरिंग क्या? डेयरिंग एक्टिविटी, कौन कौन सी एक्टिविटी आप लोग करते थे और आपको ऐसी कौन सी एक्टिविटी थी जो कि लगता था भाई कि होस्ट साहब ने क्या बोल दिया। ऐसा कि मैं हूँ, जैसे मैं कभी होस्ट करता हूँ तो मैं भाई बंदों को है भीड़ में फेंक देता हूँ, जाओ भाई तुमको मार्केट हाँ में बोलना है, चिल्लाओ या मेट्रो में चिल्लाओ। इस तरह की कुछ उस टाइम भी कुछ होता होगा चीजें। हाँ, तो मैं बिल्कुल तुम्हारे ऐसे ही था। मैं वही था जो फेंकता था लोगों को। मैं वो सबसे पहले कूदता था कि मैं करके दिखाता हूँ क्या हो जाएगा, देखते हैं। कोई अगर कोई मारेगा तो पहला चांटा मुझे पड़ेगा, चिंता मत करो, सब चलते हैं साथ में। मेरे साथ हम लोग तो टीटीसा का एक्सपीरियंस बताऊं। मैंने एक वर्कशॉप पहले इंदौर में भी स्टार्ट की जॉब के टाइम पे। मैंने और अमित कुशवाहा जी है ना, अमित सर। अमित सिंह कुशवाहा। अमित सर और मैंने मिलके एक छोटी सी एसएचजी स्टार्ट की इंदौर में। छोटी सी क्या, एसएचजी तो एसएचजी होती है। स्टार्ट की, उतने ज्यादा मेंबर नहीं थे। पहली एसएचजी वहीं स्टार्ट की मैंने, और ये सचिन सर का आइडिया था कि मैंने कहा यहाँ तो एसएचजी नहीं है, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा, तुम कर लो स्टार्ट। हम्म, मैंने, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल। अथॉरिटी है? उन्होंने, हाँ सबको अथॉरिटी है। मैं, लो फिर कल से लो। मैं धूड़ा धाड़ा, अमित सर मिले, अमित सर थे, मैंने कहा चलिए। तो दो लोग हम लोग थे, फिर धीरे धीरे तीन चार पाँच छह लोग हो गए थे। हम लोग जाते थे और तो मैं दिल्ली आया। दिल्ली में बड़ी एसएचजी थी ऑलरेडी। तो दिल्ली में
और दिल्ली में लोग भी काफी मिलते हैं ना। आप, मैं सेंट्रल पार्क में हम लोग जाते थे, जो ये पता नहीं अभी कहाँ होती है, हम लोग कनॉट प्लेस के ऊपर ही करते थे। और मैं सबसे ज्यादा अभी उसमें रहता था। भी हम लोगों ने वो वर्कशॉप और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज की थी दिल्ली में भी। तो तुम्हारे हम्म, जैसे ही थे। तो जिस ग्रुप में मैं रहता था उसमें लोग डरते थे कि मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। मैं पता नहीं किसको पकड़ के। और मैं उसमें, मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि मुझे वो एक ना प्रोटेक्टेड एरिया लगता था कि ये तो हकलाने के लिए जा रहा हूँ ना मैं, तो अभी अभी मैं क्यों ना हकलाऊं। तो एक तरीके से मेरा वो था कि बदला लेना दिमाग में। कि आप मेट्रो की लाइन में जाते थे, और टिकट में मैं जानबूझ के फंसा ही रहूंगा वहां पे, मैं बता बोलूंगा ही नहीं। मैं देखूंगा कि अभी लोग कितने इरिटेट होते हैं अब तो, क्योंकि मैं हकलाने ही आया हूँ ना, अब थे ना मैं टिकट लेने आया हूँ। तो मैं ब ब ब ब ब वो कहेंगे अरे भैया क्या हो गया। और बारह खंबा रोड बोल रहा हूँ तो मैं बोल ही रहा हूँ ब। तो मैं ये थोड़ा ज्यादा ही करता था, तो ये यंग थे जी। ये सब काफी मजा, मैंने शायद मेट्रो वगैरह में भी बोला है। सब जगह मुझे कुछ भी किसी से बोलने को बोलो, मैं सबसे आगे रहता था कि हाँ मैं करके दूंगा। और बाउंस एक्चुअली बाउंसिंग की प्रैक्टिस के लिए ना, बाउंसिंग आप सीधे सीधे नॉर्मल लाइफ में कर ही नहीं सकते। हम्म, मैं कोशिश करता था, कर ही नहीं पाता जब तक आप वॉलेंट्री स्टटरिंग पे काम नहीं करें। और वो ये वॉलेंट्री स्टटरिंग इतना ज्यादा काम करता है ना, वो समझ में नहीं आता, थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है कि आप क्यों कर रहे हो, क्या बेवकूफ, क्यों किसी को परेशान कर रहे हो। पर मैं बता रहा हूँ कि कैसे वॉलंटरी स्टटरिंग इंटरनल लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे, यू आर डीलिंग विद योर फियर्स। आप बहुत अंदर अपने फियर से डील कर रहे हो। क्योंकि जब हम हकलाते हैं ना, तो हम सिर्फ अपने में खोए होते हैं, हम आसपास वालों को नहीं देखते हैं कि असल में उनका रिएक्शन क्या है। पर वॉलंटरी स्टटरिंग में सिंस तुम्हें मालूम है तुम तो बस ऐसी एक्टिंग कर रहे हो, तो देन यू गेट अ चांस टू ऑब्जर्व कि उनका रिएक्शन क्या है। तब तो लगता है कि अच्छा इतना बुरा नहीं, कोई पत्थर उठा के मारने वाला नहीं था असल में, सिर्फ वो भी कंफ्यूज ही थे। अच्छा अच्छा। और तो ये एक्सेप्टेंस का बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है वॉलंटरी स्टार्टिंग, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ। और उससे क्या होगा कि ये लॉन्ग टर्म दो कैसे फायदा की मुझे, क्योंकि अब तो मैं टेक्निक वगैरह यूज नहीं करता हूँ। पर सिंस मैं वो वॉलंटरी स्टार्टिंग की है मैंने काफी, तो मैं अभी उतना ज्यादा ब्लॉक में नहीं रहता हूँ, मतलब मैं हकलाता उतना ही हूँ। पर मैं ना दिमाग ब्लॉक पे फोकस नहीं होता है, मैं और लोगों को देख रहा होता हूँ। और मैं एक मन ही मन मतलब कहता, कभी कभी जोक में कह भी देता हूँ अगर मेरी टीम है तो, कि अभी आएगा आएगा, दो सेकंड दो मुझे, अभी बोलूंगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी कभी फंस जाता हूँ ना, वो लोग वेट कर रहे हैं, तो मैं बीच में रोक के ब्लॉक उनसे बोलता हूँ कि एक सेकंड ना, अभी अभी आएगा, आ रहा है आ रहा है। तो समझ आप ब्लॉक अपने ही उसका मजाक भी बना पा रहे हो। ये पर ये स्टार्टिंग में नहीं था ऑब्वियसली, ये बहुत टाइम बाद आया। पर ये स्टार्टिंग इसकी वॉलंटरी स्टार्टिंग से हुई थी। तो सब कुछ ही किया होगा मैंने जो भी करने को बोला गया, या जब जो हम लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, तो हम ही ले जाते थे ग्रुप बना बना के, अभिषेक एक ले गया, एक मैं ले गया। तो मेरे साथ लोग डरते थे कि पता नहीं क्या करेगा ये। नहीं नहीं आप नहीं, आप नहीं, अभी इनके संग जाओ, आप अकेले करके दिखाओ पहले। ऐसे कोई दो, वो हम लोग दो, कोई कपल्स बैठे हुए हैं, और मुझे आके बोलना है लड़की से कि आप बहुत खूबसूरत हो, और ये हकलाते में, गजब मतलब ये बिल्कुल ही गजब। पागलपंती है। ये किसी को मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ करना मत। पर ये मेरा दिमाग रहता था कि अभी और चैलेंजिंग क्या हो सकता है, इससे और चैलेंजिंग क्या होगा। कोई चार पांच लड़के खड़े हुए हैं, सिगरेट पी रहे हैं हट्टे तगड़े, और मैं मरा मराया मैं उनके पास जाऊं और उनसे एड्रेस पूछूं, या उनसे पूछूं कि आप सिगरेट क्यों पीते हो। मतलब ऑलमोस्ट मार खाने की चीजें। पर ये थोड़ा सा ज्यादा था, ये मेरे अंदर ही था। ये मैंने ऑब्वियसली नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं किया होगा, ये कभी ऐसे एक आध कोई दोस्त मिल गया उस संग किया था ये। कि और अपने आप को पुश करना और डेंजरस उसमें, डेंजरस मींस स्पीच, इन टर्म्स ऑफ स्पीच, और चैलेंजिंग सिचुएशन में डालना, फिर देखना कि आप उसमें भी मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं। तो इट इट हेल्प्स योर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस टू नॉट स्पीक, हाँ, कॉन्फिडेंस टू स्टटर, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। आपको बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, वो तो आप बोल जब फ्लुएंट से बोल रहे हो आप, तो कॉन्फिडेंट हो ही आप। आपको कुछ नहीं है कि हकलाने का कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, ये डिफरेंस है। तो वॉलंटरी स्टटरिंग इज वेरी नाइस, यस। सॉरी, टू लॉन्ग आंसर। नो नो सर, यू आर फैंटास्टिक। जो मैं करता हूँ वो आप सेम आपने भी करते हो अभी भी है कि क्या है। जैसे आपने बोला कि किसी भी लड़की को बोलना कि आप खूबसूरत हो।
और है मैं क्या करता हूँ, मैं तो जाता हूँ बंदे को बोल देता हूँ, भाई है जा इसको प्रपोज मार के आ। हाँ नहीं, ना, प्रपोज में तो थोड़ा मार इस ही टाइप खाएगा, की कहीं सर। कहीं उसने हाँ कह दिया तो। ये भी डर है ना। तो सर हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग आखिरी में डिस्क्राइब कर देते थे कि भाई हम लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं मैडम बस। ठीक है हाँ कि हाँ। इस बंदे को लगता है कि ये लड़कियों से बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लड़कियां स्टैमिना को लेकर बहुत इशू करती है। तो हम लोग उसको अच्छे से समझा देते थे, टीसा के बारे में उसको बता देते कि जैसे टीसा हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके से मतलब सपोर्ट आता था। है ना, जैसे कि सर हाँ आपने बोला कि आपने ने काफी लंबे की है, बुलेट किया है, तो मैं यही चीज ना मैं भी सोचता हूँ लोगों को भी समझ आए, क्योंकि देखो क्योंकि ग्राउंड लेवल काम करना अफजल, बहुत एक मिनट, जरूरी तो तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या मैं वीडियो बंद कर लूँ? है। एक मिनट, अब आ रही है? हाँ अभी ठीक है। हाँ मेरे ख्याल से नहीं सिमिलर हो रही थी। तो सर क्या होता था ना कि हम जब मैं लोगों को बोलता था ना ग्राउंड लेवल पे जाओ उतर के करो, तो वो थोड़ा बोलते थे यार मैं कैसे करूंगा, तो वहां पे मुझको खुद भी दिखाना पड़ता है कि देखो मैं कर सकता हूँ, तुम क्यों नहीं कर सकते। अभी बंदे बोलते हैं भाई अफजल भाई की है मीटिंग है, जाओगे तो जब तक सारी एक्टिंग करवा नहीं देगा छोड़ेगा नहीं। मैं कुछ बंदे जो होते हैं इस टाइप का भी हम नाम ले लेते हैं, बट एक बार जो चीजों को समझ जाता है अ, हम उन लोगों ने दिल्ली के लिए बहुत सारे लीडर्स क्रिएट किए। एक सिकंदर सर का जो है मैसेज है कि जो है लीडर ही लीडर को क्रिएट करता है ना। तो वेरी वेरी ये ट्रू। है ये सर आपने भी क्या, हम लोग भी आगे इस न्यू को लेके चल रहे हैं। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन है कि ये फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ना जो आप उन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई थी, तो है उससे आपको क्या सीख मिली हो और आपने अटेंड किया, क्योंकि सर मैंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस टाइम आप लोगों ने क्या टैकल फील किया, क्या चीज वहां पे आपको कॉन्फिडेंस मिली है, वो आप लोग उसको कैसे देखते हो कि उसके बाद आपकी लाइफ में बदलाव आया। क्योंकि सर एक कमरे के अंदर है 100 बंदे को रोक के रखना, 50-60 बंदे को रोक के रखना, ये कोई ही आसान टास्क नहीं होता। पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी हुई थी भुवनेश्वर में। एक जो मैंने की है वो दिल्ली में है। तो मैं दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जो मैंने और अभिषेक ने मिलके, और सिकंदर सर भी थे, सभी लोगों ने, जो दिल्ली एसएचजी ने जो ऑर्गेनाइज की थी वो थी दूसरी, शायद दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। पहली थी भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो उसको ऑर्गेनाइज मोस्टली सचिन सर और जेपी ने मिलके किया था। हम लोगों ने हेल्प की थी अपने अपने लेवल पे जो जो किया था। पर हम मैं और जेपी साथ में ही गए थे यहाँ से दिल्ली से। जेपी और मैं उस टाइम साथ में कुछ बिजनेस करने का सोच रहे थे। तो तब हमारी दोस्ती हो चुकी थी, साथ में हम लोग दिल्ली से गए थे ट्रेन लेके। तो उससे, एक तो भुवनेश्वर में जाने का कोई रीजन नहीं होता अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती। और मुझे याद नहीं कितने लोग थे, पर 35-40 लोग थे उस नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो पूरे इंडिया के सारे अलग अलग जगहों से आए थे। बहुत नए नए लोगों से मिला और भुवनेश्वर भी घूमा। उसके बाद वहां पे के लोगों के साथ जो जाम और ऑर्गेनाइज कर रहे थे, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन ही थी, लोकल ऑर्गेनाइजेशन, उनके भी अपने मेंबर थे, वो भी कुछ सोशल वर्क कर रहे थे। उन लोग के संग इंटरेक्ट करना, इतने सारे लोगों से, इंडिया के हर कॉर्नर से लोग आए थे, उनके संग इंटरेक्ट करना। तो एक दिल्ली एसएचजी तक ठीक था, क्योंकि सब लोग दिल्ली के ही थे, सिमिलर लैंग्वेज थी हमारी, मदर टंग मोरलेस हिंदी थी, या हिंदी या कोई डायलेक्ट था। पर वहां जाके कई लोग थे जो हिंदी नहीं बोलते थे, तो उनसे इंग्लिश में बात करना, थोड़ा सा स्केल बड़ा था। और इतने सारे लोगों से मिल के, अरे मितेश भाई हैं क्या ये? यस मितेश भाई यस। आप हो गए? अरे यस वाह। मन बन रहा है। अरे हाँ, तो कैसे हो? मितेश, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे? मैं बस अभी बस देखा बढ़िया था। हूँ मैं।
हाँ, तो मितेश भाई भी थे वहां पे। तो अब यस। ये मितेश भाई गुजरात से हैं, मैं झांसी से हूँ, हमारा कोई रीजन नहीं था मिलने का, अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो कहाँ कहाँ से लोग आए थे। और फिर मैं और जेपी उसके बाद रुक गए। मितेश भाई को भी याद होगा, हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हुई ना, हम लोग इतना ज्यादा फुल ऑफ एनर्जी थे, एक तो घूमने को मिला वहां पे, हम लोग वहीं रुक गए। हम लोग एक हफ्ते तक पूरा ट्रेवल किए, उड़ीसा में कटक गए, छोटे छोटे गाँव में गए, कि हमने सोचा कि यार यहाँ से हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम को, अरे वाह, क्या बात है, तो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम को ना एक्सपोर्ट करेंगे हम कनाडा। कुछ भी नहीं पता था कैसे करेंगे, बस करेंगे। तो उसके लिए रुके हम लोगों ने, फिर ये बिजनेस आइडिया, तो मेरे लिए तो बहुत नया था इतना दूर जाना। मैं शायद उसके पहले शायद ही उतना दूर गया था, ये यूपी और दिल्ली के एरिया से। दूसरी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो दिल्ली में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की थी, उसमें मैं काफी इन्वॉल्व था। तो उसमें हर जगह जाना, दिल्ली में ना परमिशन होती है कि घर के लिए परमिशन ले रहे हो आप, इस चीज के लिए परमिशन ले रहे हो, सबके लिए आपको इस इतने लोग उनके लिए होटल जाना है, ये सब कुछ करना पड़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव काम, ये बड़ा चैलेंजिंग था। तो आप फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत काम चला के बोल लेते हो, पर आपको जैसे ही ऑफिशियल का काम आता है ना, कोई साहब जी बैठे हैं, कोई कहीं से बात हो रही है, कोई कोई किसी के पास अथॉरिटी है आपके ऊपर, उनसे बात करने में बड़ा डर लगता था। तो वो सब करना पड़ा, परमिशंस लेना पड़ती थी, होटल्स वगैरह के लिए बात करना, निगोशिएट करना अकला के कैसे, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग था वो। और दिल्ली नेशनल कॉन्फ्रेंस में आई थिंक 100 के आसपास लोग आए थे, काफी बड़ा था वो। दिल्ली में। दिल्ली में आ जाते हैं ना, बात मिलियन तक हाँ, पहुंच जाती है दिल्ली में हर वैसे। दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा है, सबको ऐसे ले देते हम्म। हैं। अब सर जो मेरा अगला क्वेश्चन है कि वो थोड़ा स्ट्रेंजर टॉक के बारे में बताइए, कि हम मेट्रो के अंदर स्ट्रेंजर टॉक कैसे करते थे आप लोग, क्योंकि यहाँ क्या होता है, कभी कभी आईटीबीपी वाले जवान होते हैं, भाई है सीआईएसएफ वाले होते हैं, वो लोग बोलते हैं आपको परमिशन किसने दी है। तो इस टाइप का कुछ ना कुछ होता रहता है। थोड़ा आप भी ये बताइए सब, कुछ। हाँ, डर तो रहता था, पर करना था। हो सकता है कि रिकॉर्ड करने की परमिशन ना हो, मुझे शायद एक बार किसी ने रिकॉर्ड भी कर लिया था, मुझे याद है, कभी किसी ने यूट्यूब यूट्यूब पे डाला है उसको। पर हम लोग करते थे। और यार परमिशन, कुछ बात करने की तो ना परमिशन चाहिए ना, बोल ही तो रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही बोलता हूँ भाई साहब। तो रिकॉर्ड तो नहीं, पर बातचीत करने में कोई कुछ नहीं कहता। वो सब अपने आप को पुश करना है ना, अपने आप को हर सिचुएशन में। टीटीसा एक टीसा और एसएचजी, एसएचजी जो है ना, एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड कराती है आपको, अपने आप को अपनी बाउंड्रीज पुश करने के लिए। क्योंकि डायरेक्टली अगर अब तुम जब अपने स्पीच पे काम कर रहे हो हकलाने के संग, जो एक्सेप्टेंस है ना, एक्सेप्टेंस सिर्फ आपके हकलाने तक सीमित नहीं है। आप जो भी हो, जैसे भी हो ना, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि स्टटरिंग कोई कोई एक एडिशनल चीज नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ यू, आप ही हो वो। तो वो जो प्रोसेस है एक्सेप्टेंस का, उसमें खुद को भी एक्सेप्ट करना है। तो उसको एक्सेप्ट करने के तरीके ये हैं कि आप अलग अलग सिचुएशंस में आपके अलग अलग फियर्स हैं। इनिशियली आपको सिर्फ अपने फियर्स ही एक्सेप्ट करना है, धीरे धीरे आपको अपनी पास्ट पर्सनैलिटी, आप सही गलत एक्सेप्ट करना, वो सब बाद में है। पर जब अपने फियर्स पे आप काम कर रहे हो, तो आपको अलग अलग सिचुएशंस में डालना पड़ेगा अपने आप को, कि अच्छा मुझे, जब मैं टिकट लेने जाता हूँ तो ये फियर होता है, मैं ये करता हूँ तो ये फियर होता है। उन सब में अब टीसा जो एसएचजी कंफर्ट प्रोवाइड कराती है ना, उसका यूज कर रहे हैं हम लोग। तो स्ट्रेंजर टॉक 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 कह लो उसको जो भी। पर मेट्रो में काफी किया हम लोगों ने, एक बार किसी ने रिकॉर्ड भी कर लिया था, मुझे मालूम नहीं था कि रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर सॉरी, कि किसी ने रिकॉर्ड किया और फिर डाल दिया उसको। तो पर ठीक है, कर लेते थे। मैं थोड़ा बताया कि मैं थोड़ा सा एक्साइटेड यंग लड़का था, कि कुछ भी कराओ, हाँ हाँ करेंगे करेंगे। और थोड़ा एग्जाम्पल भी सेट करना होता है ना, कि आपको, तुमको कोऑर्डिनेटर बना दिया किसी ग्रुप का, तो
तुम्हें ही डर लग रहा है तो फिर बाकी तो फिर ऐसे ही वो आने ही बंद कर देंगे। थोड़ा सा एक्साइटिंग लगता था, मैं थोड़ा सा चैलेंजिंग मुझे लगता था कि एसएचजी में बैठ के वो इंट्रोडक्शन और बातचीत करना वो एसएचजी नहीं है। एसएचजी है कि आपको एक एनवायरनमेंट दिया जाए कि अपने फियर्स पे काम करिए, और उस पर हम साथ भाई लोग फीडबैक देंगे। क्योंकि रियल लाइफ में आप जब ऐसी सिचुएशन में पड़ते हो, पहली बात तो आप डरे हुए ज्यादा होते हो, और आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई फीडबैक देने को नहीं है, कोई सपोर्ट करने को नहीं है। तो उसका यूज करना जरूरी है कि अपने आप को डालो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट अपने 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 कंफर्ट के हिसाब से, पर थोड़ा सा पुश करो अपने आप को। जैसे किसी को बिल्कुल ही बातचीत करने में डर डर लगता है, तो वो थोड़ा मेंबर से ही बात कर ले। किसी को थोड़ा सा कंफर्ट है, फिर अगले स्टेप थोड़ा और पुश करे, तो दैट्स इट। हाय सर, मैं 2 मिनट मैं 1 मिनट के लिए आना चाहूँगा। हाँ। सॉरी, मैंने ना हाथ उठाया ना मैंने पूछा। हाय परमेंद्र, माय नेम इज अनुपम हाँ एंड इनपा। वी हैव नॉट नॉट मेट। हे हाय हरुण जी, आपकी बिटिया है क्या? जी ये मेरा बेटा है, सन। ही बेटा इज है, माय ओके। सन। हाय हाय हाय, सॉरी। तो हे हाय हाय। हाँ। तो परवीन जी, मैं कभी नहीं मिला आपसे, मैं बैंगलोर से जी में था, और कभी मुलाकात नहीं हो पाई। और जेबी जी की कहानी तो सुनी थी, लेकिन आपके बारे में नहीं सुना था। अब आज इंटरेक्शन हुआ तो आपके बारे में इतना कुछ जानने को सुनने को मिला, और बहुत ही अच्छी लाइफ जर्नी आपने बताई। और लेकिन ये जो क्योंकि मैं कुछ कुछ वैसे ही रास्ते पे निकल पड़ा हूँ जिंदगी के, तो ये जो क्रांतिकारी बातें करते हैं कि कॉन्फिडेंस टू स्टटर और ये सब, तो आपके आसपास के लोग, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, आपके कोलीग्स कैसे मतलब क्या आपको ये नहीं कहते कि आप फिलोसोफर हो या आप इस तरीके की फलसफाई बातें कर रहे हो? क्योंकि मुझे बहुत गुड झेलना पड़ता है। तो आप कैसे गुड रिएक्ट, गुड और गुड उन क्वेश्चन। रिश्तेदारों के, उन बुआओं, उन मौसियों और फूफाओं के सामने कैसे आप यूं अपने अपना, या तो आप वहां पे कुछ अपना मास्क पहनते होंगे, क्योंकि ये तो बोल नहीं सकते आप। मैं इंडियन सोसाइटी को ऑफ जानता हूँ। कोर्स ये बिल्कुल जो नहीं बोल पूरा सकते। साउथ ईस्ट, इवन इवन हारून जी भी एक्सेप्ट करेंगे कि ये जो पूरा फिरका है साउथ ईस्ट एशिया का, यहाँ पर ये फलसफाई तो चलती नहीं है। बिल्कुल नहीं तो चलती। कैसे मैनेज करते हैं? गुड पॉइंट। तो मैं पर्सनली बिल्कुल फिलोसॉफिकल सॉल्यूशंस को मैं भी बहुत ज्यादा नहीं मानता। ये मैं यही बोल रहा हूँ। मैं उनके सामने ये नहीं बोलता कि आई एम ट्राइंग टू कॉन्फिडेंस टू स्टटर, आई जस्ट डू इट। हम्म I don't try to explain them why I'm doing it. हम्म। And at times, sorry, मैं हिंदी में बात करता हूँ कि जी। बस मैं बोलता हूँ। हम्म कई बार फैमिली में स्पेशली काफी ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है स्टार्टिंग में। तो कभी कभी यू कम अक्रॉस एज अ रूड गाय, बिकॉज आई नो दैट आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन देम। तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं करता कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ टीसा में, तुम ठीक थे तो बोलते थे, फालतू और अकलाने लगे वहां जाके। अभी ये अलग तुम्हारा कहीं अखबार में फोटो आ रहा है, कहीं ये कर। मेरे मम्मी पापा भी काफी खिलाफ थे इसके कि ये क्या ही कर रहे हो यार, तुमको इतना पढ़ाया लिखाया, पढ़ने में भी अच्छे थे, ये क्या करने लगे अचानक। तो एट टाइम्स वो थोड़ा सा हूं ही मैं वैसा कि नहीं नहीं मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। तो काफी हम्म यू इन फैमिली मेंबर्स यू कम अक्रॉस एज रूड। नाउ कमिंग टू फ्रेंड्स, सम ऑफ देम आई एक्सप्लेन्ड who I thought I would able to convince. Some of them I didn't, I just did. Some of them they asked like why you are doing this, but why this bullshit. अब मैंने कहा कि नहीं नहीं यार, तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जरूरी है, मुझे था प्रॉब्लम, तुम्हें लगता था कि मैं कम अकलाता हूँ, मैं इंटरनली काफी अकलाता था, मेरे मन में बहुत स्ट्रेस था इसका। तो सम कुछ लोग जो क्लोज फ्रेंड थे वो समझ गए। नाउ कलीग्स आल्सो आई डोंट गिव देम एनी जागरण एनी ज्ञान कि व्हाट आई एम कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट, आई जस्ट डू इट। एंड some of them, mostly people are very supportive. In my experience, mostly people are very supportive. Some of them will प्रोवाइड सपोर्ट फॉर रॉन्ग रीजंस, कि वो क्या हम्म करेंगे कि दे विल गिव यू काइंड ऑफ दया, कि अरे हम्म बेचारा देखो एटलीस्ट कोशिश तो कर रहा है। इट हैपेंड विद मी। वन ऑफ माय मैनेजर टोल्ड मी दैट इवन ही हैज स्पीच प्रॉब्लम, स्टिल ही इज डूइंग हिज जॉब सो वेल।
in front of whole office. Or I didn't get hurt or something. I said okay, fine. some वे और दी अदर। तो ओके आप सर। ये आप किसी हर किसी को ये सिर्फ यही ज्ञान दे रहा हूं मैं, ये मैं आई जस्ट डू इट, बट दिस इज अ वे कॉन्फिडेंस टू स्टटर इज अ नाइस वे टू से इट। रियल लाइफ हम्म। में यू हैव टू पुट योर सेल्फ अंडर दिस कंपल्शन कि नहीं नहीं भैया, बात तो करनी है तुमको, अब तुम हकला के करो, लिख के करो, कैसे करोगे, डील विद इट। सो आई एम अ बिट हार्ड ऑन माई सेल्फ इन दिस वे। वट आई हैव बीन अ प्रोडक्ट ओनर व्हेन आई ज्वाइन। मेरी जो आखिरी जॉब है ना, मैं प्रोडक्ट ओनर हूँ। इतना ज्यादा बोलना पड़ता था ना, और फ्रेंच में मैं सीख ही रहा था उस टाइम। तो इतना ज्यादा स्टटर आता था मुझे, आई वाज सो अंडर स्ट्रेस। अभी ये कुछ सालों की बात, दो साल पहले की बात है। तो मैं पूरा लिख के क्या प्रेजेंटेशन है, और एक बार पढ़ के प्रैक्टिस का किया है, कभी कभी वीडियो बंद करके अपना कागज को देख के बोल रहा हूँ मैं। धीमे 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 इट इट्स इजियर नाउ। आई एम नॉट सेइंग इट्स सॉल्व्ड, इट्स इजियर नाउ, बट how would you explain it to someone who just started? It's very far, no? Sometimes अगर अब मैं अपने आप को भी नहीं समझा पाता जब मैं 22-23 साल का था कि मैं ये क्या क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। So sometimes you have to put them in nice words like confidence to stutter. I'm also ओके very सर, strictly आपने ये against सर बहुत बढ़िया against बताया। motivation. ओके I सर, think आपने सर yes. बहुत है बढ़िया उठा क्वेश्चंस का आंसर दिया सर इनको सब। गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर का है सीजन है। हम लोग है पोस्टकास्ट करते हैं, आप ही लोग के लिए करते हैं। पता नहीं भाई क्यों हर बार जो मेंबर बीच बीच में क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। भाई आप लोगों के लिए एक सेशन आखिरी में रखते हैं ताकि हम लोग भी एजेंडे के हिसाब से चलते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो हमारे गेस्ट भी होते हैं थोड़ा वो बिजी से टाइम निकालते हैं, थोड़ा सबके होते हैं क्वेश्चन, तो आप लोगों के लिए टाइम डिसाइडेड है। ओके, तो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर मेरा अगला क्वेश्चन है कि सर आपने है विपासना किया है कि नहीं किया है, और आप विपासना को कैसे देखते हैं कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए लाइफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, बहुत लंबा आंसर दिया मैंने पिछला वाला। अभी आई विल ट्राई टू बी कंसाइज, मैं थोड़ा सा छोटे में दूंगा। हाँ, मैंने किया है विपासना। और जब मैंने किया था तो मुझे लगा था कि ये इट विल हेल्प मी काम डाउन एंड डील बेटर विद माय स्टटरिंग। रीजन मेरा वो था। बट आफ्टर डूइंग इट, बहुत पहले किया था मैंने, उसके बाद कुछ सालों तक मैंने प्रैक्टिस किया, अभी भी बहुत रेयरली करता हूँ। पर आई एम नॉट अ रेगुलर प्रैक्टिशनर, मैं कुछ अभी प्रैक्टिस रेगुलरली नहीं कर पाता हूँ। तो मैं, मेरे ख्याल से उस विपासना थोड़ा सा बड़ा डोमेन है। सिर्फ स्टटरिंग के लिए करना जरूरी है नहीं है, आई आई डोंट नो। पर एक एक्सपीरियंस है टू नो बेटर अबाउट योर बॉडी। मैं बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं हूँ, बिल्कुल धार्मिक नहीं हूँ, स्पिरिचुअल भी बहुत ज्यादा नहीं हूँ। पर विपासना मैंने किया था एज एन एक्सपेरिमेंट कि क्या है ये। मैं मेडिटेशन को समझना चाह रहा था। तो मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग मेडिटेशन का वे लगा, वो मुझे लगा विपासना, इसे ट्राई किया जा सकता है। तो मैं 10 दिन वाला जो उनका कोर्स होता है उसके लिए गया, वहां पे रहा आश्रम में, प्रैक्टिस किया, और काफी काफी मुझे तो बहुत पॉजिटिव लगा। इट्स वेरी इट डिड, हाउ टू से इट, वेरी टू द पॉइंट, बहुत ज्यादा मुझे साइंटिफिक लगा, इजी लगा, सिंपल। दैट दे आस्क यू टू जस्ट फोकस। वो सिर्फ अपनी सांस पे फोकस करने को बोलते हैं। फोकस भी नहीं, वो बस ऑब्जर्व करने को बोलते हैं कि सी व्हाट योर बॉडी इज डूइंग। मतलब एक उसमें बोलूं कि आपका शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है, इसको ऑब्जर्व करिए। वो ऑब्जर्व करना ही इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज अवर ब्रेन इज जंपिंग फ्रॉम हेयर टू देयर ऑल द टाइम। तो अपने आप को उस पोजीशन पे लाना, उसमें ही 5 दिन लगते हैं कम से कम, कि जो आपको बॉडी के अंदर क्या हो रहा है ये फील होता है। और अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग, लाइक आई, अगर मैंने नहीं किया होता तो मुझे भरोसा ही नहीं होता कि मेरी बॉडी इतना कुछ फील कर सकती है। आपके सेंसेस बहुत शार्प हो जाते हैं। और
आप एक नई डायमेंशन, एक एक्सप्लोरेशन है, एक नई डायमेंशन खुलती है सेंस करने की, कि अच्छा ये भी फील कर सकता हूँ। मेरी उंगलियां इतना कुछ भी एनर्जी, क्या क्या बोले उसको, वाइब्रेशंस, कुछ भी कह सकते हैं, वो फील करते हैं जी। तो काफी इंटरेस्टिंग था। मुझे पता नहीं कि स्टटरिंग के लिए कितना हेल्पफुल है वो, क्योंकि मैंने उस मोटिव से किया था, पर मुझे रियलाइज हुआ कि कोई कनेक्शन है नहीं ज्यादा। बट इट्स गुड टू सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अगर आप अपने बारे में समझना चाहते हो ना कि मेरी बॉडी क्या करती जब मैं खांसता हूँ, या जब मैं मुझे डर लगता है ना तो बॉडी में क्या होता है, मुझे गुस्सा आता है तो मेरी बॉडी में क्या होता है, सब कुछ, सारे इमोशंस फिजिकल, एक रिएक्शन भी होता है उनका, एक पार्ट एक फिजिकल होता है। हमें लगता है कि सिर्फ स्ट्रेस दिमाग में है, स्ट्रेस आपकी पूरी बॉडी में है। एंड यू फील इट व्हेन यू डू विपासना, कि आपको फील हो रहा है कि अच्छा, अरे ये तो, जब भी मुझे ये डर लगता है ना तो यहाँ पेन होता है, या ये होता है, या मेरी हार्ट बीट्स, आप इतने शार्प सेंसेस है ना कि आपको हार्ट बीट बिल्कुल सुनाई देती है कि ये बढ़ गई है, अभी और बढ़ गई, और अभी कम हो गई, अभी कम हो गई। तो वो काफी इंटरेस्टिंग था। ओके सर, बहुत बहुत बढ़िया। आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। थिंक ये हम लोग थैंक को यू। करना चाहिए। कि स्टैमरिंग के अलावा भी लाइफ में बहुत हाँ। सारी चीजें हैं। सचिन सर भी यही बोलते हैं कि स्टैमरिंग के साथ सब पे काम करते चलो, है जहां जाओ का झंडे गाड़ दो। और सर अब मेरा अगला क्वेश्चन है सर, कोई आप ना अपनी बहुत अच्छी सी स्टोरी बताइए जो कि आपके हिसाब से बहुत सुंदर भी है और थोड़ा थोड़ा है इमोशनल भी है आपके हिसाब से। हम्म। अब तक की जो आपकी लाइफ इधे हुई है। अब सिर्फ हकलाने से रिलेटेड होना चाहिए, या कुछ भी हो सकती है? नहीं सर, कोई है जरूरी नहीं है कि हकलाने से रिलेटेड हो, आपकी रियल जिंदगी में भी। क्योंकि सर आपने दिल इंदौर से दिल्ली आया, दिल्ली से है जयपुर भी गए जहाँ तक पता है, फिर आपने फरांसी का भी उस पे भी आएंगे। तो कुछ ना कुछ तो सर ऐसा होगा कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है। हाँ। मैं अभी, मुझे तो रिसेंट ही याद आ रहा है, पुराना कुछ याद नहीं आ रहा है, यहीं का याद आ रहा है। तो अभी मैं कुछ अपने दोस्त के संग ना, मैंने स्विमिंग में, झांसी का हूँ, यहाँ ज्यादा पानी, नदियां है नहीं, तो स्विमिंग हमारे यहाँ लोगों को इन जनरल नहीं आती है। यहाँ पे यूरोप में आप आओगे ना तो लगभग सबको स्विमिंग आती है, सबको। मतलब स्विमिंग ऐसा है कि दौड़ना, चलना, दौड़ना, स्विमिंग करना, साइकिल चलाना, कार चलाना, इसी सीरीज में तो स्विमिंग सभी ने सीखी हुई है। तो मुझे लगा कि मैंने स्विमिंग सीखी, मुझे जब मालूम पड़ा कि अच्छा मैं यूरोप जा रहा हूँ, तो मैंने स्विमिंग पूल में जाके तो कुछ दिनों, एक किसी को पैसे दिए, थोड़ा सीखा हल्का सा। तो मैं आया था फ्रांस, तो मैं लियोन नाम का शहर है वहां था, उसके बाद मैंने जॉब चेंज करी और मैं नीस में आया, अभी साउथ ऑफ फ्रांस में हूँ मैं। तो यहाँ मैंने इतने शहर चेंज किया ना, झांसी, चंडीगढ़, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, जयपुर, उसके बाद लियों, और फिर इतने शहर चेंज किए ना कि मैंने एक तरीका बना लिया है कि शहर चेंज करके, क्योंकि आपको पूरी लाइफ स्टार्ट करना पड़ती है, आपको नए दोस्त, पूरे मतलब जीवन की शुरुआत होती है, नया घर ढूंढो पहले किराए से, उसके बाद फिर दोस्त ढूंढो, जॉब बदल ली अगर आपने तो वो ऑफिस में कलीग्स ढूंढो, कहाँ पे सब कुछ ही शुरू से, सुपरमार्केट ढूंढो यहाँ पर। यहाँ पे यूरोप में हर जगह एक सुपर, यहाँ दुकानें नहीं होती हैं, सुपरमार्केट ही होते हैं बस। तो मैंने एक रूल बना लिया था ये जयपुर में ही, कि नए शहर में आप जाओ ना और आपको दोस्त बनाना है तो स्टॉप सेइंग नो टू एनीथिंग। कोई से बोले कि साइकिल चलाएं, चलेगा, हाँ। रोलिंग स्केट करता है, हाँ। बोल्डरिंग बोल्डरिंग होती है, वो वॉल पे चढ़ते हैं, वो करेगा, हाँ। मैं सबको ही हाँ बोल देता था कि व्हाट डू यू डू इन वीकेंड्स, आई सेड आई आई लाइक टू डू सम स्पोर्ट, मैं कुछ स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स करता हूँ। तो किसी ने मुझसे बोला कि स्नॉर्कलिंग करने चलेगा क्या। मैं आया था यहाँ पे नीस में, तो ये ढाई ढाई साल पुरानी बात है, मैंने हाँ, मुझे मुझे पता भी नहीं था स्नॉर्कलिंग क्या होती है। उसने पूछा चैट पे, मैंने हाँ बोल दिया, मैंने हाँ पक्का इस वीकेंड। फिर मैं सर्च किया गूगल पे, स्नॉर्कलिंग होता क्या है। स्नॉर्कलिंग एक होता है स्कूबा डाइविंग, मुझे लगा था वो बोलता होता होगा, पर ये अलग होता है, इसमें सिर्फ मास्क लगाते हैं, एक टिटूबा होती है, और आपको स्विम करना है। तो मैंने स्विमिंग सिर्फ स्विमिंग पूल में की है अभी तक ना, मैं कभी समुद्र में गया ही नहीं हूँ। यहाँ का समुद्र बहुत खूबसूरत है, एकदम ट्रांसपेरेंट ब्लू ब्लू वाटर, जो हम लोग वॉलपेपर लगाता था मैं कॉलेज में, वैसा समुद्र है।
तो हम सैटरडे को अपना, मैंने एक एक बंदे को जानता था, मैं उसको मैंने बोला कि यार मैं स्नॉर्कलिंग तो करूंगा पर मेरे पास उसके इक्विपमेंट नहीं है। कह रहा कि डी डी डिकैथलॉन में मिल जाएगा। तो आई वेंट टू डिकैथलॉन। मैंने उसको वीडियो कॉल किया कि क्या होता है, खरीदना क्या है, इतना भी नहीं पता था मुझे खरीदना क्या होता। तो उसने पॉइंट किया, ये ले लो ये ले लो, मैंने ले ला के पहुंच गया मैं। अब यहाँ पे जो नीस में, साउथ ऑफ फ्रांस में जो समुंदर है ना, वो बीचेस ऐसे हैं कि यू गो, आप 2-3 मीटर आगे जाओगे, सीधा सीधा गहरा है एकदम से। तो स्विमिंग पूल में मैं 6 फुट में तैरा हूँ। उसके के नीचे मुझे जमीन चाहिए होती है हमेशा तैरने के लिए, कि कभी भी थक जाए तो खड़े हो जाएं। ऐसे पानी में, इससे गहरे पानी में कभी गया ही नहीं था मैं। तो वो तो आप थोड़ा सा आगे गए आप सीधे कह रहा है, मैं वहीं खड़ा हूँ पानी में। अब मेरी ये सब डाटा, इन्हें सनस्क्रीन लगाई, वो पहना टिप, और 5-6 लड़के और 2-3 लड़कियां थी, ये सब जाके अंदर पानी में चले गए, मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ। उनमें से एक लौट के आया तो इधर में, कर क्या हो गया, दिस समथिंग रॉन्ग विद योर टूटूबा। मैं फ्रेंच लड़का है वो। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक कर रहा हूँ, उसको मैं बताया भी नहीं। अब मैंने कहा यार क्या करूं, मुझे डर लग रहा है, चला जाऊं क्या नहीं जाऊं। तो फिर वो फिर लौट के आया उसने, मैं थोड़ा सा इतने पानी तक गया फिर ना। पर मैं अभी भी डर रहा हूँ कि आगे कि इसके बाद बहुत गहरा होने वाला है, वो दिख रहा है, क्योंकि पानी में दिखता है आपको। तो मैंने कहा, तो वो कह रहा कि तुमको तैरना आता है कि नहीं आता है। मैंने हाँ तैरना तो आता है, पर स्विमिंग पूल में। पूल इतना हंसे कि यार तू स्नॉर्कलिंग करने आ गया कि मर ही जाएगा, ये समुंदर है। मैंने कहा नहीं नहीं, करते हैं करते हैं। फिर धीरे 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 थोड़े से पानी में गया, फिर लौट के आ जाऊं। तो मैं सांस रोक के इतना भी दम नहीं थी कि, आप स्विमिंग में अच्छे स्विमर तब हो जब आप सांस ले पाते हो स्विमिंग करते में। अदरवाइज अगर आप रोक के कर रहे हो तो यू नॉट अ गुड स्विमर। तो मैं थोड़ा दूर जाके लौट के आता था, 2-2 मीटर 3 मीटर। और सैटरडे गया, संडे, अगली बार हम लोग नेक्स्ट वीक सैटरडे जाने वाले थे, तो मैं संडे अकेला अकेला गया थोड़ी प्रैक्टिस करने, और नेक्स्ट सैटरडे मैं 3-4 मीटर गहरे पानी तक गया। तो जब पहली बार मैं पानी में, गहरे पानी में गया ना, और वहां वो पानी इतना इतना सुंदर होता है ना, एक अलग दुनिया है वो पानी के अंदर की। मैं सच में बहुत मतलब वैसा हो गया कि यार शिट, ये मैंने अभी तक क्यों नहीं किया, क्यों मैंने तैरना नहीं सीखा। तैरना एक, मेरे ख्याल से एक हॉरिजॉन्टली चलना है, एक अलग ही तरीका है। तो वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। अभी मैं बहुत बढ़िया तैरता हूँ काफी, अब तो मैं कितने भी गहरे में जा सकता हूँ, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितना गहरा है, जमीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो ये बहुत मेमोरेबल था जब मैं बिना स्विमिंग आए स्नॉर्कलिंग करने चला गया था। तो सर आप यानी बोलने वाली है बात ये है कि जो बंदा समुद्र में तैर सकता है वो इंडिया की है, नदियों में तो भाई है तूफान पहुंचा देगा, तूफान ला देगा। नहीं नहीं, ऐसा है नहीं वैसे ना, नदियों में कठिन होता है शायद, अलग होता है तैरना, क्योंकि हार्ड वाटर में ना, समुद्र का खारा पानी होता है, उसमें तैरना थोड़ा इजी होता है। पर मुझे पता नहीं, मैं नदियों में कभी तैरा नहीं। लेक में तैरा हूँ यहाँ पे एक, उसमें ठीक है। ओके ओके। तो सर है मेरा अगला क्वेश्चन है कि सर आप है जयपुर गए थे, तो आपके साथ है वहां पे है क्या हुआ था, है मूविंग टू है जयपुर, आपके साथ क्या बदलाव हुए थे, और आपने है जयपुर में है क्या चीज आपको है अच्छी लगी, क्या अच्छी नहीं लगी। अ, जयपुर बड़ा सुंदर लगा। जयपुर, जयपुर मेरे ख्याल से इंदौर और जयपुर दो शहर हैं जो मेरे फेवरेट हैं। जयपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, जयपुर मुझे सूट भी करता है। जयपुर एक तरीके से ना एक बड़ा गांव है, शहर में कहूंगा नहीं उसको, क्योंकि शहर है वहां पे, कुछ लोग शहर के हैं। पर जयपुर इज अ बिग सिटी सराउंडेड बाय मैनी स्मॉल विलेजेस। तो वहां पे आपको अच्छा मिक्स मिलता है, मतलब आपको मॉडर्न शहर के लोग मिल जाएंगे और छोटे छोटे गांव के भी लोग मिल जाएंगे। मैं खुद गांव का हूँ, तो आई फील मोर कंफर्टेबल अराउंड विलेज पीपल, इवन इन यूरोप। हाँ, यूरोप में भी मुझे ना जो विलेज या छोटे छोटे जगहों से आते हैं ना, वो मेरे ज्यादा दोस्त हैं। ये कुछ कॉन्शियसली लिया डिसीजन नहीं है, ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो जयपुर बहुत अच्छा मिक्स है शहर और गांव का, और हिस्टोरिकल है, तो उसकी अपनी हर एक जगह की एक हिस्ट्री है, कि ये इतने साल से है, यहाँ पर राजा जय सिंह ये करते थे, यहाँ ये पान की दुकान 150 साल से खुली हुई है, ये चाय वाला, इसकी चाय कभी खत्म ही नहीं होती, वो कहानियां हैं वहाँ की। तो आई आई लाइक सिटी विद अ बिट ऑफ मिस्ट्री एंड स्टोरीज। तो जयपुर तो मेरे बहुत करीब है, ऑलमोस्ट 5 साल रहा मैं जयपुर में, बहुत अच्छे दोस्त बनाए मैंने, बहुत अच्छे दोस्त बनाए। हाँ गुड सर। और मैं सर आपको है
एक बार बताना चाहूंगा कि है लास्ट 2024 की एनसी है जयपुर में ही हुई थी टीसा की। मुझे पता है। अ, तो सर मेरा सर अगला क्वेश्चन है कि सर जैसे आपने बताया कि आपने है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की है, तो सर आपने है ऑफ कोर्स बात है कि स्किल्स को इम्प्रूव किया होगा। सर थोड़ा मैं है ये क्वेश्चन है कॉर्पोरेट बेसिस पे है, क्योंकि सर एक इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे अपनी लाइफ में क्या क्या सीखते हुए इतना ऊपर तक पहुंचे है। फ्रांस में गए, तो आपने वहां पे जैसे अभी बताया आपने जॉब चेंज किया। तो सर क्या होता है कि जैसे हम लोग एक है लंबे अंतराल तक चलते हैं, तो हमारे अंदर स्किल्स भी ये जनरेट होनी चाहिए आज की टेक्निकल जनरेशन के हिसाब से। तो सर आपने कैसे कैसे क्या क्या चीजें सीखी और आपने क्या क्या बेनिफिट उठाए, और आप सर है कैसे वहां से और अभी तक पहुंचे हैं। पहले तो एक जो मैं अपने और भी कुछ जूनियर्स जो कभी कांटेक्ट करते हैं ना कॉलेज से, उनको ही बोलता हूँ कि ऐसा नहीं कोई फ्रांस में कोई जॉब कर रहा है तो बेटर ही जॉब होगी। यहाँ भी अच्छी बुरी जॉब है। और इनफैक्ट आईटी जॉब्स मेरे ख्याल से इंडिया में ज़्यादा अच्छी इन टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट। इफ यू अच्छी सैलरी इंडिया में भी है। ऑलमोस्ट एक मेरा बड़ा भाई है, वो ही गेट्स एज गुड सैलरी एज आई गेट हेयर। तो पैसे कमाने के लिए इंडिया की जॉबें का कम नहीं है आजकल आईटी में, अगर आप अच्छी पोजीशन पे हैं। स्किल वाला क्वेश्चन अच्छा है कि इसकी जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी और मुझे सॉफ्टवेयर का कोई बहुत ज़्यादा ना तो नॉलेज थी ना कुछ इंटरेस्ट था। मुझे लगता था इंजीनियरिंग मीन्स मशीन्स। जब मैं इंजीनियरिंग में गया था तो मैं या तो मैं मैकेनिकल लूंगा मैं या इलेक्ट्रिकल लूंगा। मुझे कंप्यूटर के सामने बैठ के जॉब नहीं करनी। आई नीड टू वर्क विद मशीन्स। मैं थोड़ा मैकेनिकल साइड ऑफ इंजीनियरिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। पर जब मैंने इंजीनियरिंग की तो समझ में आता है आपको कि इवन यू गो इन, अगर आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी जाओगे ना, तो आपको कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि एवरीथिंग इज डन थ्रू सॉफ्टवेयर्स। तो थोड़ा सा मुझे समझ में आया सेकेंड ईयर के आसपास, मैंने पढ़ाई की उसकी। पर जॉब में फिर भी कोर जिसको बोलते थे हम लोग, पता नहीं भी क्या कहते हैं, कोर साइड में जाना चाहता था। इस वजह से मैंने आरएनडी भी किया, कि मुझे लगता, मुझे आइडिया था नहीं कि मुझे क्या करना है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो भी मास्टर्स कर लेंगे फिर सोचेंगे क्या करना है। पर वो वर्क किया नहीं। तो स्किल्स के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। हम लोग कभी कभी ना इंटरव्यूज़ वगैरह या जॉब सर्च में काफ़ी, जब खासतौर पे अगर हम अकलाते हैं, तो हमारा सारा फोकस कम्युनिकेशन पे ही रहता है। कम्युनिकेशन पे भी नहीं रहता है, हकलाने पे ही रहता है, फ्लुएंसी पे ही रहता है, नॉट कम्युनिकेशन। तो स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको जॉब फ्लुएंसी की वजह से नहीं मिलती है। सेल्स वगैरह में शायद मिलती हो, पर मैंने किया नहीं। पर आपकी जो कोर जॉब्स हैं इंजीनियरिंग की, इवन सॉफ्टवेयर की, आपको स्किल्स पे मिलेगी। तो स्किल्स के लिए जैसा जैसा आता गया, क्योंकि मैंने तो रिटेल में भी काम किया है, उसका सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं था। जब मेरा स्टार्टअप नहीं चला, इवेंचुअली मैंने जयपुर में एक स्टार्टअप ही किया था। तो जब वो नहीं चला तो एक रिटेल कंपनी थी, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि हम तुम्हारा स्टार्टअप खरीद लेते हैं और तुम काम करो हमारे लिए, होम स्टॉप करके। शॉपर स्टॉप का जो होम वर्जन है ना, उन्होंने उन्होंने मुझे एज एम्प्लॉय हायर किया। तो उनके लिए मेरा काम यही था कि उनके जो सेल्स एसोसिएट थे उनको ट्रेन करना, प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग देना। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, कि जब जब तक हमारा पूरा हैंड ओवर तक का। तो से सेल्स टाइप की जॉब थी। और सिंस वो इतना अच्छे से मुझे आता था ना, अपना अपने मेरे ही डेवलप किया बिजनेस था, तो प्रोडक्ट की नॉलेज थी, तो मैं कर पाया कम्युनिकेट उनको। मुझे नहीं लगा कि कभी उस टाइम थोड़ी बहुत डे टू डे बेसिस पे स्टटरिंग का इश्यू होते होंगे। पर लॉन्ग टर्म मुझे याद नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। तो अब रिटेल की स्किल्स उस टाइम भी काफ़ी कुछ सीखना पड़ा। उस टाइम मुझे याद है कि MS एक्सेल पर मुझे ज़्यादा अच्छे से काम नहीं आता था, जबकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि सेल्स में काफ़ी लोग बहुत अच्छे लेवल पे MS एक्सेल को यूज़ करते हैं। वो सीखा मैंने। एक एप्लीकेशन यूज़ करते थे हम लोग, बिल बना, अभी आप मैंने देखा है कि एप्स आ गए एंड्रॉयड बेस्ड। हम लोग बिलिंग के लिए एक एप्लीकेशन यूज़ करते थे। इनफैक्ट मैंने अपना स्टार्टअप जो खुद का बनाया था ये जयपुर में, उसकी जो मेरा आईटी का स्टार्ट कैसे हुआ वापस जाना, उसकी जो हम वेबसाइट के लिए ना,
ऑप्शन था कि हमें 50,000 कुछ 60,000 रुपये ले रहा था कोई बनाने के। तो मैंने कहा कि ये तो यार मैं बना लूंगा, ऐसे ही मैंने सोचा। तो मैंने पीएचपी सीखी, पीएचपी थोड़ी सी आती थी मुझे। तो मैंने पीएचपी सीखी, वर्डप्रेस पे कोड किया, सिर्फ आउट ऑफ नेसेसिटी, क्योंकि मेरे पास 6 महीने थे। मैंने सोचा था 6 महीने बाद स्टार्ट करूंगा, और मनी लिमिटेड था। तो आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन बिजनेस, नॉट इन द वेबसाइट और उसका, क्योंकि वेबसाइट की जरूरत थी हमें। तो वो मैंने वर्डप्रेस पे बनाई, थोड़ा बहुत एडिट किया, मतलब थीम ही यूज की थी मैंने, टेम्पलेट। पर उसको एडिट करने के लिए, प्लगइन्स वगैरह के लिए उतना बेसिक सीखा मैंने। उससे मुझे इंटरेस्ट भी आया। फिर हम लोग को थोड़ा सा पैसा आया, हमारे पास एक छोटा सा सीड राउंड हुआ था उसमें बिजनेस के लिए। उस पैसे से मैंने जब वेबसाइट को इम्प्रूव किया, लोगों ने एक मोबाइल वर्जन ये सब का उस पे काम किया, तो एक 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 वो बंदा मैंने फ्रीलांसर करके एक वेबसाइट होती थी, उससे हायर किया, उससे काम कराया। जेपी सर का एक दोस्त था, उससे काम कराया। उस प्रोसेस में मैंने काफी सीखा कि ये, क्योंकि आपको उसको तो सिर्फ काम बताना है, फ्रीलांसर विल डू ओनली अ स्मॉल पार्ट मॉड्यूल। उसके लिए आपको कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हैव टू रिसर्च अलॉट। वहां मेरा इंटरेस्ट जगा। तो जब मेरा स्टार्टअप इवेंचुअली काम नहीं किया ना, तो मुझे लगा कि आई थिंक आई कैन वर्क इन आईटी। ये वाला जो पार्ट है कि प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट समझ के वो करना, ये इसके लिए जॉब बिजनेस एनालिस्ट बोलते हैं, जो मैंने जिससे स्टार्ट किया था काम करना आईटी में, जयपुर में। बिजनेस एनालिस्ट वो इंडिया में जो बिजनेस एनालिस्ट को बोलते हैं, वो बस क्लाइंट रिक्वायरमेंट समझना है और उसको डॉक्यूमेंटेशन करना है, फिर टीम से काम कराना है एक तरीके से। इट्स सिमिलर टू पीओ, बट एजाइल उतना फॉलो नहीं होता था। तो स्टार्टेड लाइक दैट। तो स्किल्स नीड बेसिस पे आपको हमें अभी भी सीखना पड़ती है। अभी मैं कोई नया प्रोजेक्ट आता है, उसके लिए कुछ नया सीखना पड़ता है। अभी कम कंपनी हमें खुद भेजती है ट्रेनिंग पे, अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है। मीनू गया था मैं कुछ सीखने के लिए। तो इस विदाउट, आपको कॉन्स्टेंटली अपनी स्किल्स पे काम करना है। और जब आपको आपको ये खुद ही, ज्यादातर लोग एग्री करेंगे इसमें, कि when you when you are confident about skills, आपका अकलाना अपने आप कम हो जाता है। जब आपको पता है ना कि आप क्या क्या बात कर रहे हो, आपका अकलाना कम हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात बोली सर कि आपने, कि आपको पता है कि क्या बात करना है, आपका हकलानापन कम हो जाता है। अब तो बहुत बढ़िया सर, आपने अपनी स्टोरी बताई। सर मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है सर, कि आप है फ्रेंच सर, आपने कैसे सीखी और क्या क्या डिफिकल्टी फेस हुई? क्योंकि सर एक स्टैमर के लिए हिंदी से इंग्लिश जाना यही एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि भाई इंग्लिश तो सीख ही नहीं जा रही है, और है हमारे यहाँ परमेंद्र सर है फ्रांस से सीख के है फ्रांस गए हुए हैं। तो सर इसके हाँ, बारे में नहीं, है मैंने थोड़ा बताइए। फ्रेंच मैंने यहाँ आके ही सीखी है, मैंने पहले नहीं सीखी थी। यहाँ आके मुझे समझ में आया है कि आप फ्रांस में तो सरवाइव ही नहीं कर सकते बिना फ्रेंच के। क्योंकि मेरी जॉब थी, वो पहली जॉब जो थी वो इंग्लिश में थी। मुझे इंडिया से हायर होकर आया था, तो पूरी इंग्लिश बेस्ड कंपनी जेनेवा बेस्ड थी। पर मुझे उन्होंने फ्रांस का कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्योंकि वो उनको कम कॉस्टली पड़ रहा था। वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो दिया। पर मैंने फ्रेंच सीखी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ कर ही नहीं सकते यहाँ पे। आप जहाँ जहाँ मार्केट में आप जाके लोगों से, दुकानदार में पूछ नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे तो कंपल्शन है फ्रांस में। कंपल्सन इन टर्म्स ऑफ कि आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं रह जाती। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, गूगल ट्रांसलेटर कैन नॉट हेल्प यू एवरीवेयर। और लैंग्वेज सीखने का मुझे था भी थोड़ा सा कि यार एक लैंग्वेज आना चाहिए ना। मुझे बड़ा लगता था कि मैंने कहीं पढ़ा पढ़ा था कि एक नई लैंग्वेज सीखो ना, तो आपका सोचने का तरीका खुल जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। साइंटिफिकली स्टडीज हैं कि अगर जब आप लैंग्वेज सीखते हैं नई ना, तो ब्रेन नए टाइप के न्यूरॉन्स सिनेप्सिस बनाने लगता है, नए कनेक्शंस जुड़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आप नई लैंग्वेज में नए तरीके से सोचना भी भी सीखना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने फॉर्मल क्लासेस ली यहाँ। फ्रेंच गवर्नमेंट से बड़ी हेल्प हुई इससे। फ्रेंच गवर्नमेंट फ्री में कोर्स कराती है, पर वो चेक करती है कि आप डेडिकेटेड हो। आपके बिल्कुल स्कोर थोड़े बिगड़े तो आप बाहर। तो मैंने A1 A2 B1 B2 C1 का एग्जाम नहीं दिया, मैंने C1 किया था। तो मैंने ये बाकी
पढ़ाई की इसकी आके, अपनी जॉब के साथ साथ शाम को 1 घंटे और वीकेंड्स में 5-5 घंटे सैटरडे संडे। कोविड था जब मैं आया तो वो ज्यादा कुछ करने को था भी नहीं, और बाहर जाके करोगे क्या, तुमको फ्रेंच तो आती नहीं है। तो उस पर काम किया। स्टटरिंग बढ़ गई मेरी, क्योंकि एक सीखना अलग है। एक टाइम आ गया जब मैं पढ़ना लिखना सीख गया फ्रेंच, पर बोलने में मुझे लगता था कि मैं बोल लेता हूँ, पर फ्रेंच का प्रोनाउंसिएशन एकदम अलग है इंग्लिश से, बिल्कुल अलग तरीके से दे स्पीक। तो साउंड्स अलग हैं। तो आप जब नए साउंड जनरेट कर, जैसे आर को ना हा पढ़ते हैं यहाँ पे, मेरा नाम फमेंगा, दैट्स माय नेम है हेयर, फमेंगा। सो पहला आर हा हो गया और दूसरा हा हो गया, तो ये साउंड ही नहीं आते थे हमें। अब व्हेन यू ट्राई टू मेक न्यू साउंड्स, आपका बॉडी स्पीच स्पीच सिस्टम गड़बड़ा जाता है। अच्छे अच्छे लोगों का, जो जिन्हें नहीं भी होगी स्टटरिंग, वो भी स्टटर करेंगे। तो स्टटरिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पर सिंस ये एक बार हो चुका था इंग्लिश के साथ में, और थैंक्स टू टीसा, थैंक्स टू एस एच जीज, ऑल दी एस एच जी जिसका मैं हिस्सा रहा, तो मैं थोड़ा सा बेटर प्रिपेयर्ड था उसे डील करने के लिए। तो ठीक रहा, मैनेज कर पाए। अभी भी कर ही रहे हैं, ऐसा कोई मैं बहुत अभी भी फ्रेंच मेरी थर्ड लैंग्वेज ही है। तो हिंदी के बाद इंग्लिश अच्छी बोलता हूँ मैं, इंग्लिश के बाद ही फ्रेंच। पर मैं अभी मैनेज, अभी तो मेरा काम फ्रेंच में है, तो अब तो बोल ही लेता हूँ। पर अभी भी हकलाता ज्यादा हूँ मैं फ्रेंच बोलता हूँ तो। पर लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ओके सर, आपने सर बहुत बढ़िया बताया कि सर आपका जो सर था बढ़िया था, जो की भी आपने इन्फॉर्मेशन दी थी सर ठीक थी सर। अब हमारे बीच में है बहुत सारे हमारे है पार्टिसिपेट है, तो इनके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे पहले है सर है सौरभ को मुझे चांस देते हैं सर। अफजल, एक एक मिनट। मिनट दोगे क्या? ठीक है सर, मैं बिल्कुल बिल्कुल। है ना, मैं पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा मुंह ठीक सूख है रहा ठीक ठीक है सर, ओके। है। आया मैं 1 मिनट। बिल्कुल सर। हाँ ठीक है गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन पूछिए। बिल्कुल आपको है चांस देंगे परमेंद्र सर से। थोड़ा लेकिन ये है कि है ज्यादा है लेंथी क्वेश्चन मत पूछिएगा। ठीक है, पहले पहले सौरभ को चांस दिया जाएगा, और उसके बाद जिसको भी क्वेश्चन पूछना है अपना हाथ है खड़ा कर दे, तो मैं यहाँ से देख के ना बोल देंगे। आई थिंक आज है सीखने को है बहुत कुछ मिला। मेरे को भी सीखने को मिल रहा है, क्योंकि क्या होता है जो जब हमारे है सीनियर लीडर आते हैं, वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जेपी सर आए थे उस दिन, काफी अच्छा उनसे भी सीखे। आज सर आए, तो है सौरभ भाई, कोई है बढ़िया सा क्वेश्चन पूछिए जिससे हम लोग को भी सीखने को मिले। नमस्ते सौरभ भाई। सर नमस्ते। परमिंदर सर। सर वैसे तो मेरे पास लिटरली बता रहा हूँ कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मैं बस ध्यान से आपकी बातों को सुनता हुआ मुझे आ रहा हूँ एक एक चीज। इवन दो आपने जितने भी क्वेश्चन अफजल भाई ने किए थे, आपने हर एक क्वेश्चन का जवाब कहीं ना कहीं इमोशनली वे में, और जो डीप थिंकिंग होती है, चाहे वो आप जयपुर की बात करें, चाहे वो फ्रेंच की बात करें, चाहे वो आप ओशन लेवल की बात करें, हर एक जगह पे। हाँ, स्पेसिफिकली मेरे को जो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेबल रहा आपका वो बाग वाला, जो आप कह रहे कि हाँ 22 साल में वो डिसीजन मेकिंग मेरा नहीं था, तो वो तो ए A1 क्लास का था। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि थैंक यू, क्योंकि ये सब सुनने के बाद मेरे चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल आई। मतलब उस समय तो मैं बहुत प्यार से एकदम सुन रहा था। तो सर वैसे तो मेरा कोई खास सवाल नहीं है, बट मैं आपसे ना आपका डे टू डे रूटीन आपका मैं जानना चाहूँगा कि आपका डे टू डे रूटीन क्या है। आप क्या एक्सरसाइज करते हैं, आप क्या प्रीफर करते हैं? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ जो आपकी फिजिकल बॉडी है, लाइक यस आप, यस मैं ना लाइक आपका सर, माइंड काफी शार्प है, नो डाउट। लेकिन जैसे आप फिजिकल बॉडी की बात करें तो एक टाइम के बाद बंदा कहता है कि मुझे जिम जाना है, मुझे अपनी बॉडी में वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, मुझे अपनी बॉडी में वो शेप बनाना है, तो वो ऐसा मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। तो डेट इज वाई मैंने ये आपसे सवाल किया कि आपकी डे टू डे लाइफ का रूटीन क्या है। एंड सर वन मोर थिंग, लाइक वैसे ये छोटा सा सवाल है, तीसरा में इसका आप कोई मोल नहीं रहा है, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आपके भी कुछ ब्लॉकेज वर्ड्स अगर हैं तो आप उनको डील कैसे आप करते हैं?
हम्म। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है काफी। पहला क्वेश्चन यस वेरी यस सर। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो। डे टू डे लाइफ तो नॉर्मली 7:30 बजे मैं निकल जाता हूँ ऑफिस के लिए। थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करता हूँ मैं, और मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं 6:30 बजे उठता हूँ। ये मैं वो वर्किंग डेज का बता रहा हूँ ना। 6:30 बजे उठता हूँ। हमारी कंपनी वीक में 2.5 दिन घर से काम करना अलाउ करती है, बट आई प्रेफर टू गो टू ऑफिस। मुझे अच्छा लगता है वहां जाके सबके सामने काम करने का। तो मैं 4 दिन कम से कम ऑफिस जाता हूँ। 6:30 पे रेडी होके 7:30 पे निकलता हूँ मैं। कभी एक फ्रेंड है उसके संग कारपूल करता हूँ मैं। आई डोंट हैव द ड्राइविंग परमिट येट इन यूरोप। इंडिया वाला चलता नहीं यहाँ पे। तो ऑफिस से आता हूँ मैं, ऑफिस खत्म करता हूँ मैं 4 बजे। 4:30 पौने 5 तक आ जाता हूँ मैं। वीक में 3 दिन में मंडे, वेंसडे और फ्राइडे 3 दिन जिम जिम जा जाता हूँ। जिम में मोस्टली का कार्डियो, जो चीजें आप बाहर नहीं कर सकते हो जिम में, जिनके लिए मशीन्स चाहिए पड़ती हैं। थोड़ा सा मेरी एज भी अब बढ़ रही है, तो थोड़ा सा और मैं सेल्फ हेल्थ कॉन्शियस हो गया हूँ। काफी स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में खेलता रहा हूँ हमेशा, क्रिकेट का बहुत शौकीन रहा हूँ। यहाँ भी मैं फ्रांस में भी मैंने एक क्रिकेट क्लब ढूंढ लिया, जो बहुत रेयर है यहाँ पे। क्रिकेट कोई जानता भी नहीं क्या होता। तो एक क्रिकेट क्लब है, तो उसके लिए मैं बॉलर हूँ, फास्ट बॉलर हूँ मैं। तो फिर फिटनेस रखना पड़ती है, वरना तुम चोट लग जाएगी तुमको। और तो उसके लिए मैं दो दो दिन, जिन दिन मैं जिम जिम नहीं जाता हूँ, उस दिन रनिंग करता हूँ रात में ही। 8 साढ़े, खाना खाने से जस्ट पहले, आधे घंटे पहले आधे घंटे रनिंग करता हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे काफी, यहाँ पे ये सब फिजिकल के लिए यूरोप से अच्छी कोई जगह ही नहीं है। तो यहाँ दौड़ दौड़ के आता हूँ, एक चक्कर लगा के, आधे घंटे का लगभग रहता है वो। उसके बाद खाना बनाया अपना, खाया। और जिन दिन जिम गया उस दिन दौड़ता नहीं हूँ। मेरे संग के फ्रेंड्स वगैरह भी वो काफी स्पोर्टिव हैं। ये यहाँ पे कल्चर थोड़ा सा स्पोर्टिव है। और मेरा मोटिवेशन जिम जाने का यही रहता है। मुझे कोई बॉडी वॉडी बनाने का शौक नहीं है ना, मतलब वो मस्कुलर दिखने का शौक नहीं है। तो मेरा मोटिवेशन है कि मुझे क्रिकेट खेलना है। और मुझे क्लब यहाँ पे अच्छे लेवल का क्लब है, ब्रिटिश कुछ लोगों ने बनाया था वो क्लब। उसमें इंडियंस भी खेलते हैं, श्रीलंकन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, अफगानी भी हैं, और इंडियन तो है ही है। तो मुझे वीक में हम लोग सैटरडे को प्रैक्टिस होती है। एक वीक प्रैक्टिस होती है, एक वीक मैच होता है। सैटरडे को प्रैक्टिस होती है या और संडे को मैच होता है न। तो उस हिसाब से मेरा वीकेंड प्लान होता है। मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो भी बहुत सपोर्टिव है। तो वो एक दिन अगर मेरा मैच है, क्रिकेट में जानते हुए पूरा दिन चलता है, तो वो मेरा पूरा मैच, पूरा दिन वो क्रिकेट को चला गया। क्योंकि जब मैं खेल के आता हूँ, और फास्ट बॉलर है, इतना थक जाते हैं ना अभी, उतने ज्यादा उतनी भी फिटनेस नहीं है अच्छी। पर हम लोग 35 ओवर का खेलते हैं, 35-35 ओवर का, तो 7 ओवर फेंक के थक जाता हूँ। तो मैं आके सो जाता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, मैं नहाता हूँ, खाता हूँ, सो जाता हूँ। अगले दिन जो वीकेंड का अलग दिन होता है, उसमें इधर हम लोग हा हा हाइकिंग करने जाते हैं पहाड़ों पे। साइकिल भी ले रखी है, तो साइकिलिंग करने जाते हैं मौसम के हिसाब से। अगर ठंड है तो साइकिलिंग करेंगे, और गर्मियों में स्नॉर्कलिंग। तो ये ऐसे पूरा वीक, नॉर्मल वीक ये है मेरा पूरा। बाकी दिन जिन दिन काम कर रहा हूँ, उस दिन स्पोर्ट के नाम पे सिर्फ जिम या फिर दौड़ना। दूसरा क्वेश्चन कि आप एक बार रिमाइंड करना। मुझे मुझे मैं शायद गलत याद है। सर क्या बोला उससे था सब? पहले सर मैं ये कहना चाहूंगा सर, थोड़ा सा ना कॉन्ट्राडिक्शन है सर यहाँ पे। सर बोलिए। आप क्रिकेट लवर हो, एंड यू नो हाँ हाँ, सर आज मैच नहीं के देख रहा दिन हूँ। ना, यस हाँ, पर मैं खेलने का लवर हूँ, देखने का उतना शौक नहीं है। नहीं सर, कॉन्ट्रडिक्शन लाइक नहीं आपकी, और आपके उसमें नहीं सर, आपकी और जो पार्टिसिपेंट है यहाँ पे, क्योंकि आज इंडिया अच्छा और अच्छा। पाकिस्तान का मैच है जो, इवन तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं स्कोर ठीक है चल रहा है, चलने दो। इवन तो हाँ हाँ, मैं भी इससे बगल में पहले लगा दो, क्या दिक्कत है, चलने दो, दोनों चलने दो। नहीं देख रहा था सर मैं पहले से, लेकिन जब आपने शुरुआत की ना, एक एक लाइन, जब एक एक सवाल का जवाब आपने देना स्टार्ट किया ना, तो सर वो काफी इंटरेस्टिंग था। फिर तो बीच में ऐसा थैंक यू हुआ कि सौरभ, नहीं। यू आर वेरी स्वीट। वेरी नाइस। थैंक्स। सर दूसरा क्वेश्चन ये था, जिसकी खैर कोई वैल्यू नहीं है। सर वर्ड्स। आपके कुछ अगर स्टकिंग वर्ड्स हैं, तो सर आप उनसे कैसे आप डील करते हैं विदाउट अच्छा यूजिंग अच्छा, एनी। ये वाला सर पार्ट जैसे में, मतलब मुझे मुझे लगा कि तुमने वर्ड्स पूछे हैं, तुमने तो उनसे डील कैसे करते हो ये ना। नहीं नहीं सर, वर्ड का मतलब
वर्ड का मतलब आपको अच्छा साउंड्स। साउंड सही है सर, क्योंकि साउंड ही आपके कहीं ना कहीं वर्ड्स जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटली तो वर्ड्स ही हैं। ओह सॉरी, वो कहीं ना कहीं साउंड सही, साउंड ही हैं। एट प्रेजेंट मैं नहीं मानता कि कोई वर्ड होते हैं। पहले मुझे लगता था कि जैसे मुझे काका और का बोलने में दिक्कत आती है, चा बोलने में आती थी, पहले मुझे लगता था। अब मुझे लगता है कि ये चेंज होती रहती है, तो इस पे ज्यादा मैं फोकस नहीं करता हूँ। मेरा कोई इंडिविजुअल अटेंशन नहीं है कि मुझे इस साउंड में दिक्कत आती है। मुझे ऐसा पहले लगता था जब मैं, ये बिफोर टीसा है, कि मैं, मुझे लगता था कि मैं हकलाता नहीं हूँ, सिर्फ का में फंसता हूँ मैं, और चा में फंसता हूँ, कभी कभी हा में भी फंस जाता हूँ, पर हाँ हाँ सा में भी फंसता हूँ, ऐसा मेरा कुछ दिमाग में था कि कभी कभी मैं कुछ वर्ड से फंसता हूँ, मैं हकलाता नहीं हूँ। ये उसके, ये बिफोर टीसा की फिलोसफी थी मेरी। अभी एट प्रेजेंट मेरा, मैं कुछ भी कोई अटेंशन नहीं देता हूँ एक पर्टिकुलर साउंड पे। अगर मैं हकलाता हूँ तो मैं, अगर मैं ज्यादा हकलाता हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा रुक के देखता हूँ कि कुछ कुछ है क्या, मतलब कुछ स्ट्रेस चल रहा है, या कुछ है क्या फिजिकली मुझ में, जो मैं ज्यादा एजिटेट हो रहा हूँ, या मैं काम नहीं हूँ, या कुछ। मोस्टली अभी मैं जब ज्यादा हकलाता हूँ जिन दिनों, वो होता है जब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ना हकलाऊं। आजकल जो मेरी जिंदगी है ना, अभी रिसेंटली जिन दिनों में ज्यादा हकलाया हूं, जब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ठीक से बोल दूं, तो मैं बस अपने आप को रिमाइंड करा लेता हूँ। इस टाइम विपासना ना एक टेक्निक वुड वर्क very well. Unfortunately I don't practice it that much, but vipassana आपको actually feel कराती है कि what is going on in your body. Vipassana, if you are practicing regularly, you know all the time that what is going on in your body, then it's थोड़ा सा आसान हो जाता है उससे डील करना। पर अभी मैं बस रिमाइंड कराता हूँ कि are you forcing yourself to not stutter? Don't do that, it won't work. Just एक self कभी कभी करता हूँ जब जब ज्यादा हकलाने लगता हूँ, तो थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा मुझे मालूम है कि मैं हकलाता हूँ, तो क्या करें। तो सर आपने हाँ बहुत सर, बढ़िया। थैंक यू। सर एक आपकी लाइन काफी अच्छी थी, से नो टू नो। अच्छा हाँ, मतलब डोंट से नो। कुछ भी ये बहुत आता है अच्छा है, आता है। अगर आपको फ्रेंड्स बनाना है ना तो हाँ, दिस वर्क्स, सर नई जगहों आप पे स्पेशली। बिल्कुल सर, चूंकि ना आपने बहुत डीपली कहा कि आपको नई जगह पे जा रहे हो, आपका नया सिरे से आप स्टार्ट हो कर रहे हो। आप एक नया विलेज लगा लो, एक नया गांव लगा लो, एक नई फैमिली लगा लो। वो चीज सर काफी सही थी ये। और से नो टू नो, ये तो काफी ठीक है सर। आता है थैंक यू। हाँ। बाय ओके। सर, थैंक यू। थैंक यू सौरभ। थैंक सर। बहुत बहुत है बढ़िया। आपने सर ये जो है जवाब दिया है, जो है सौरभ ने बोला था कि आपके कुछ है ब्लॉकेज होते हैं। मैं भी यहाँ पे यही बोलता हूँ कि भाई ये तुमने अपने है दिमाग में बिठा रखा है मेरे है ब्लॉक शब्द है। सबसे पहले है इसको निकाल के फेंको। भाई निकाल के फेंको तो कुछ है ब्लॉकेज होएंगे नहीं। जैसे मैं हूँ, मैं भी नहीं सोचता मेरे कोई ब्लॉकेज बैठा है, तो मैं उतना नहीं अगला था। कभी अगला गया तो अगला गया। तो भाई है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे है मिस्टर है गजेंद्र सर है, जो कि है आज के मेरे है को होस्ट थे। इनके भी थोड़ा क्वेश्चन है सर, इनके भी जवाब दी। नमस्ते गजन भाई। या है सर, कैसे हैं? बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? या अच्छा हूँ। फर्स्टली आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत ही डीप डाउन जाके, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मेरा क्वेश्चन ये है, लाइक रिगार्डिंग कॉर्पोरेट लाइफ, लाइक इन कॉर्पोरेट लाइफ व्हाट डिफिकल्टी यू हैव फेस्ड ड्यू टू स्टैम्परिंग एंड हाउ यू हैव लाइक टैकल इट। सो इफ यू कैन, अगर आप कुछ हिंदी में समझा सकें अच्छे से, जाके आपने कैसे उनको फेस किया, जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में गए। पीपल इन सॉरी मैं लोग ना इन जनरल अप्रिशिएट करते हैं अगर आप दे, बिकॉज आई थिंक, मुझे पता नहीं कि कैसे, पर मुझे अभी तक बहुत ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ है कभी। तो द प्रॉब्लम्स यू फेस आर ऑब्वियस बिकॉज even if you are an amazing de- developer, if you cannot talk about your work, if you cannot explain your work, if you cannot present your work, आपकी लिमिट्स बढ़ जाती हैं। आप एक लेवल में ही, एक एक सर्टेन पाथ पे ही ग्रो करोगे। और अगर आप उसको, आपको प्रेजेंट, इफ यू नो हाउ टू प्रेजेंट योर वर्क, इफ यू आर अमेजिंग developer and you know how to present it also, present in terms of explain it to your juniors, to the team, to the client, whoever,
तो presentation skills are important, huh? And presentation skills, the huge part of presentation skill is communication also. Also, your knowledge of it, all that is a part, but communication is a part of presentation. So, uh, with stuttering, I will still to the I will talk more about the problem, then we come to the solution. तो आप ये अब ये हर कोई अपने काम में बहुत जीनियस तो होता नहीं है। मैं तो एवरेज ही हूँ, ज्यादातर लोग हम लोग एवरेज ही हैं। तो अब एवरेज की बात नहीं करते। एवरेज अगर आप आउटस्टैंडिंग नहीं हो अपने एज अ डेवलपर या जो भी हो आप हो, तो आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो है कि आप फिर आपको अदर स्किल्स इसको ओवरकम करना पड़ता है कि यू आर वेरी गुड प्रेजेंटर, आपको आप अपने जूनियर्स को एक्सप्लेन अच्छा कर लेते हो, आपकी टीम को कम्युनिकेट अच्छा कर लेते हो। जब कॉन्फ्लिक्ट आता है, कुछ चेंज मैनेजमेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ रिस्क हैं, आप आपको वो कम्युनिकेशन अच्छे से आता है। वो वहां सब आपको वर्बल कम्युनिकेशन चाहिए। वो चैलेंजेस आते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इज अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। आप पहला ना एक अच्छा, इट्स नॉट द ओनली थिंग विल टेक यू फॉरवर्ड, बट आई एक्सेप्ट इट, इट्स अ गुड, इट क्रिएट्स अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। इजी होता है इम्प्रेस करना। जैसे कि जैसे हम हमेशा, मैं दिल्ली एसएचजी में मजाक में बोलता था कि एक लड़की के पास दो लोग जाएंगे ना, तो जो खूबसूरत दिखने वाला लड़का होगा ना, उसके पास हमेशा एक एज है कि वो सुंदर लगता ही है। अब तो बिना पहुंचे उस तक ना, वो उसको एक मार्क्स, एक पॉइंट मिल गया है, तुम अभी जीरो पे ही हो। तो ये है स्टार्टर और नॉन स्टार्टर में अंतर, बस इतना ही है बस। द मोमेंट यू रीच देयर एवरीथिंग चेंजेस। नाउ नाउ हाउ यू आर, व्हाट यू डू, अभी भी मैं वो एग्जांपल के टर्म्स बोला था, सेम इन जॉब, दे सी योर डेडिकेशन। आई थिंक स्पेशली यहाँ पे, अब तो खैर मैं काफी सालों से काम कर रहा हूँ, तो आई थिंक थिंग्स आर चेंज, बट जो लोग करियर स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनके पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। इफ यू आर गुड इन अदर थिंग्स and they see your effort in communication, like you stutter but you are trying to tell your thing, you're not hiding behind stuttering, you're still trying to say, and I think they appreciate it. अच्छी कंपनीज, अच्छे मैनेजर्स, अच्छी टीम्स विल अप्रिशिएट इट। और वहीं तो काम करना है हमें ना, हमें क्यों खराब Yeah, जगह काम ही नहीं करना है। सो आई थिंक सर yeah. Thank सर you. बहुत बहुत बढ़िया। Yeah, thank you सर for covering आपने it. And I just one last line, like you mentioned, right? Like we need confidence to stutter or not to be fluent. Yeah, and I very much I like that. Thank you for sharing हाँ, that. वो अच्छी लाइन है, कैची लाइन है, याद रहेगी। पर जैसे मैंने अनुपम के जवाब में बोला, रियल लाइफ में यू डोंट थिंक अबाउट दीज लाइंस। Yeah, यू नो दैट ओके, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। yeah, दिस इज हाउ इट, बाय द वे दिस इज हाउ इट वर्कड फॉर मी। मे बी एवरीबडी कैन हैव देयर ओन वे। मेरा तरीका है कि भाई अभी ये करना ही है, डू विद स्टार्टरिंग, विदाउट स्टार्टरिंग, मैनेज इट, कम ऑन, लेट्स डू इट, इट्स नॉट दैट हार्ड। और अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली कि करते ना यार, देखते हैं क्या होगा। yeah, yeah, true. Because like maybe in corporate में like I'm working close to 9 years, so like I know like how it will ऑसम। difficult and like हाँ it's तो like फिर तो, long journey and we have to tackle यस यस, everything. We can't run. yes, yes, of Yeah, course. You know yeah, that. You know it better than me then. yeah. Thank you. ओके Thank you. सर, आपने Thank you. इस क्वेश्चन का भी बहुत बढ़िया आंसर दिया। सर हमारे पास है दो लोग और है, इनका भी क्वेश्चन ले लेते हैं। मिथिलेश सर का क्वेश्चन है। सर ये तो आपके पुराने दोस्त हैं। मितेश मिथिलेश सर सर, प्लीज। मितेश भाई, मिथिलेश मितेश ये भाई, कैसे हो? કેમ છો? બસ મજામાં, મજામાં. તમે તમે કેમ મજામાં, છો? મજામાં। मितेश भाई तो से बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी। यस यस यस, तो मेरा कोई क्वेश्चन तो था नहीं परमिंद्र से। काफी दिन हो गए, काफी साल हो गए थे वैसे परमिंद्र से बात हाँ, किए हुए। काफी साल हो गए। लास्ट में जब आपने बात की कि आप दिल्ली मतलब जयपुर में थे और आपका स्टार्टअप था, तब बात होती थी हाँ हमारी तब, फोन पे। हाँ तब हाँ काफी बार हाँ। बात हुई है, उसके बाद बात नहीं हुई। फिर आप फ्रांस चले गए थे, वो तो मुझे मालूम है। अच्छा अच्छा। हम्म। तो अभी कैसी लाइफ चल रही है फ्रांस में, सब बढ़िया? सही चल रही है, बस उम्र बढ़ रही है। उम्र बढ़ रही है, पर यहाँ शादी एक तो, शादी हाँ कर ली ना आपने? शादी कर ली, हाँ। ओके ओके, तो किड्स हम्म, किड्स है आपके? नहीं नहीं, अभी हम ही ओके। बच्चे हैं, बड़े ही नहीं हो रहे हैं। सर ये तो बढ़िया, ये तो बढ़िया। वो तो सही है। अभी भी आप बहाना है ऐसे ही ये। मतलब नहीं, आप अभी ऐसे ही लगते हो पहले जैसे लगते थे आज से 8 8 10 साल पहले।
ऐसा इतना है क्या? फर्क, उतनी एज दिखती नहीं है आपकी, देखो। आप भी वैसे ही लगते हो हमारी एज, थंबनेल। नहीं नहीं, अरे हमारी एज ये से तो बढ़ के देखो, ये तो बाल बाल, बाल लोग बाल थोड़े कम हो गए इसके पहले लिए से। पैसे देते हैं। मितेश भाई इसके लिए लोग पैसे देते हैं, ये सॉल्ट एंड पेपर लुक है ये। आप भी वैसे ही लग रहे हो। हाँ। सही बात है। तो तो आपका इंडिया, तो इंडिया आना होता है? इंडिया आते हो आप? हाँ, एक साल में एक बार, दिवाली के टाइम। ठीक है, तो आओ कभी गुजरात में, आओ मिलते हैं। आओ, कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में, आता हूँ गुजरात मैं में, पक्का। यस यस। पक्का मैं ठीक आऊंगा, है, आपको ठीक बताऊंगा। तो है, ठीक है, श्योर। तो आओ कभी हाँ गुजरात में कुछ दिन गुजारो। गुजरात में भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने की। हाँ, अरे बिल्कुल। सही है, सही है। ओके सर, हम लोग सर है या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। हाँ या सर, सॉरी, ओके ओके। तो पुराना दो दोस्त मिल जाता है ना, तो अरे थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं है मितेश सर को आपका नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा। मितेश सर कोई टेंशन है की मेरे बात ख्याल से नहीं, मितेश मैंने मितेश भाई के पास। है है। जी जी। ओके। तो सर मेरी सर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सर, है परविंदर सर, सर जब भी आप आएंगे तो आपको है मुझको बताना है, आपको मेरे से भी मिलना पड़ेगा है, क्योंकि जो भी है सीनियर मेंबर ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी है, परमेंदर सर जी आएंगे, उनको बोलना कि वो दिल्ली में आएंगे, अफजल खान से कांटेक्ट करेंगे, अफजल खान फिर सबसे कांटेक्ट करेगा, जो जो भी पहले के सीनियर मेंबर है। ओके। पक्का, 100%। तो सर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आदिल भाई का। आदिल भाई प्लीज क्वेश्चन बताइए। हाय आदिल, क्या हाल चाल है? हाय हाय। मुस्कान देखिए, हैंडसम लग रहा थैंक यू सर। तो सर, क्या है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ एक्साइटिंग कर सकता हूँ, लेकिन फिर क्या है, बीच में स्टैमरिंग आ जाती है, तो कि क्या है। ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं जो अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं ला पाऊंगा इतना, इतना मतलब अ, अपने क्या बोलेंगे, जैसी लाइफ चल रही है अभी, अभी उसी में ही क्या है कि हैप्पी रहे, अ- अपने आप को ज्यादा चैलेंज मत कर। तो जो है आपके टाइप का माइंडसेट में कैसे बिल्ड करूं कि कुछ अपने आप को चैलेंजेस दे पाऊं, और मतलब कुछ एक्साइटिंग कर पाऊं। थैंक यू आदिल फॉर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। मेरे दिमाग में भी रहता था ये काफी, मैंने भी शायद पूछा होगा कभी ना कभी किसी से ये। सबसे पहले तो एक चीज बताता हूँ कि जो मेरे लिए काम किया ना, जो मेरे लिए वर्क किया, वो तुम्हारे लिए नहीं करेगा। तुम्हारा अपना अलग तरीका होगा हर चीज से डील करने का, और अपने रास्ते ढूंढने का, सबका अलग अलग होता है। तो आप सबकी सुनो, क्योंकि आप उससे थोड़ा सा सीखते हो। आप 10%, हर किसी 5-10% सबका लेके ना अपना फिर वैसे बनता है, जैसा मुझे लगता है। मैंने ना ये मुझे भी आता था मन में ना कि स्टटरिंग रोक रही है, ये वो है। एक 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 चीज शेयर करता हूँ, जो कुछ सालों बाद आई थी। टीटी संग काम करते करते, ये जब जयपुर के आसपास मुझे फील होना शुरू हुआ ना, कि मुझे लगता था कि मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये कहीं से स्टटरिंग ठीक हो जाए मेरी ना। मतलब ये कोई बीमारी है जो ठीक हो जाए। मैं वेट कर रहा हूँ इसके ठीक होने का, मतलब गायब हो जाने का, चली जाने का। मैं इसका वेट, मुझे धीरे धीरे फील हुआ, मतलब ऐसे ही खाली बैठा आदमी सोच रहा होगा। तो पर ये मुझे लगा कि मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी स्टटरिंग ठीक हो जाएगी और मैं फ्लुएंट बोलने लगूंगा। जब तक मुझे बिल्कुल पर्सनल है ना, ये सिर्फ हो सकता है सिर्फ मेरे लिए सही हो, ये बाकी लोगों के लिए ना हो। तो मैं सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि जब तक मेरे दिमाग में ये रहेगा ना कि ये ठीक हो जाए, तब मैं फिर ये सही हो जाए तो फिर मैं ये कर दूंगा, ये निकालना पड़ेगा। तो मैंने अपने आप को बोलना शुरू किया, ऐसा बोलना क्या मतलब कि ये समझाना शुरू किया कि दिस विल स्टे विद मी, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम गोना स्टटर माई होल लाइफ। नाउ दिस इज व्हाट आई हैव, ये है, मैं ऐसे ही बोलूंगा। ये कुछ ऐसा नहीं है जो एक दिन गायब से चला जाएगा, दिस विल स्टे विद मी होल लाइफ। नाउ डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू विद योर लाइफ। तो अगर आप, मैं खुद से ही बोलता था कि तुम उस दिन का इंतजार कर रहे हो ना, मैं कर नहीं रहा था। पर अगर सबकॉन्शियसली इफ आई वाज वेटिंग फॉर दैट डे कि ये चली जाएगी, फिर मैं
5 चीजें और ट्राई करूंगा। तो आई स्टार्ट टेलिंग माई सेल्फ इस कि ऐसा ना हो कि मैं ये मेंटली इस सबकॉन्शियसली है तो नहीं। मैंने अपने आप को बोलना शुरू किया ये बिल्कुल कॉन्शियसली कि दिस विल स्टे विद मी टिल द रेस्ट ऑफ द लाइफ, वेरी गुड चांस है, बहुत अच्छे चांस है कि ये रहेगी तुम्हारे साथ। और अब नाउ वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर लाइफ यू हैव टू डू विद इट, नॉट नॉट सी। सो आप उससे हाथ झाड़ने की कोशिश नहीं करे तो फिर उससे क्या हुआ कि भले ही उससे हकलाने पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर मुझे लगा कि फिर मैं धीरे धीरे इट्स जस्ट पार्ट ऑफ मी ना, दिस इज हाउ वी स्पीक। मैं हमेशा ही बोलता था, लोग कभी कभी कहते थे कि नहीं नहीं दिस इज नॉट हाउ वी स्पीक। थोड़ा सा वो उसमें देर इज अ स्कोप फॉर डिबेट, पर मैं कहता था कि स्टटरिंग इज जस्ट लाइक दिस इज हाउ आई स्पीक। जैसे कुछ लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं, कुछ लोग हाई पिच में बोलते हैं, कुछ लोग की फेमिनिन पतली लो पिच होती है, ऐसे मैं हकला के बोलता हूँ। दिस इज हाउ आई स्पीक एंड आई एम गोना वेरी गुड चांस दैट आई एम गोना स्पीक लाइक दिस माय होल लाइफ। सो वट एवर आई वांट टू डू विद माय लाइफ हैज टू बी विद इट। देयर इज नो लाइफ विदाउट स्टटरिंग फॉर मी। अगेन इट्स फॉर मी, इट इज वट हाउ आई थॉट कि ये मेरे लिए ठीक रहेगा कि मैं वो फालतू दिमाग से निकले कि इसको एकदम ठीक हो जाना है, फिर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, फिर बागों में बाहर आएगी, वो कभी नहीं होगा, है ना। जी थैंक यू सर। I don't know if I answered your question. Did I? ना, हाँ, बेहतरीन, आपने एक बहुत अच्छा जवाब दिया। याद thanks, रखूंगा मैं Adil. सर। तो सर है, हम लोग, मेरे को तो ये तो पता चल गया कि आप ना बिल्कुल है मेरे जैसे, बिल्कुल क्रेजी, कुछ भी कर देंगे भाई। अपना जीवन कुछ भी कर देंगे। क्योंकि है यहाँ पे है 2-3 मेंबर है जो मुझे है पर्सनली जानते हैं, दिल्ली ग्रुप से है सौरभ और आदिल। ये भी मेरे बारे में जानते हैं। तो मैं है थोड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ कि भाई कहीं ना कहीं तो है बेड़ा है पार हो ही जाएगा बढ़िया से। तो सर है हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारे हारून भाई का है। क्योंकि सर मैं आपको एक ही बताना चाहूंगा, जो अपना है टीसा है वो इंडिया से बाहर भी पहुंच चुका है। हमारे साथ साथ है पाकिस्तान के भी मेंबर है, नेपाल के भी है, बांग्लादेश के भी है यूएसए से भी है, यूएसए, ठीक है। और सर आप है फ्रांस से भी है। तो तो बढ़िया है। तो हारून भाई हमारे हैं पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अरे वाह अरुण भाई, कैसे हैं? कोई क्वेश्चन पूछिए। आदाब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ परमिंदर भाई। सबसे पहले मैं आपको टीसा के इस पॉडकास्ट सेशन में वेलकम करता हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला और अपनी मेमोरीज, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ज़िंदगी में सफ़र भी अच्छा रहेगा। मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर आपकी तरह कोई फ्रांस में जॉब के लिए आना चाहे तो उसे कैसे ये कोशिश करनी पड़ेगी, कैसे जॉब हंट करनी पड़ेगी? थोड़ा सा अगर आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू। थैंक यू अरुण भाई क्वेश्चन के लिए। मैं बिल्कुल बाय चांस से आ गया। मैंने जिस कंपनी में मैं जयपुर में जॉब कर रहा था, बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी वो, पर काफी अच्छा काम था उनका, काफी स्ट्रांग था टेक्निकली। बाय चांस मैंने जैसे ही ज्वाइन किया, जिस प्रोजेक्ट, मुझे पहले प्रोजेक्ट पर उन्होंने रखा वो एक ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, वो कस्टम ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे थे। तो मैं पहले दिन से ही वो जॉब की रिक्वायरमेंट्स वगैरह मैं मेरे सीनियर्स के संग काम करने लगा। तो और मैं 3 साल जहाँ वहाँ पे काम किया हूँ, तीनों साल इसी पे ही काम किया मैं, इसी प्रोजेक्ट पे। तो मैं ही था जो लॉन्गेस्ट टाइम उस प्रोजेक्ट पे काम किया, बाकी लोग आए छोड़ के चले गए। धीरे धीरे मैं स्टार्ट किया, बिजनेस एनालिस्ट था, फिर मुझे उन्होंने मुझे पीओ बना दिया, फिर इंडिया में कुछ भी नाम दे देते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर ही बना दिया उसका, जबकि मैं प्रोडक्ट मैनेजर अभी अलग अलग पोजीशन होती है। तो मुझे पर सब कुछ पता था उसके बारे में। और वो प्रोजेक्ट बेस्ड था, जिस कंपनी के लिए हम लोग बना रहे थे वो थी बेस्ड जिनेवा में। तो फिर वो जब जब प्लान किया कि वी विल गो इन प्रोडक्शन, हम लोग प्रोडक्शन में जाएंगे, तो उन्हें एक बंदा चाहिए था इंडिया से। और बाई चांस उस टाइम मैं ही था जो सबसे ज्यादा जानता था उस प्रोजेक्ट के बारे में, और जो मूव कर सकता था लाइक दिस, बिकॉज आई वाजंट मैं मैरिड।
कि उन्होंने कहा कि आ जाओ। और मुझे जब इनिशियली उन्होंने बुलाया तो सिर्फ 6 महीने के लिए बुलाया था, कि 6 महीने का प्रोजेक्ट है, 6 महीने के लिए आपको बुला रहे हैं एज ए पीओ, आपको हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे 6 महीने का, आप आइए यहाँ पे काम करिए, हमारी टीम को हेल्प करिए समझाने में। और उनके उनके भी क्लाइंट्स थे उनके लिए। मैंने कहा ठीक है, 6 महीने यूरोप जाने में बोले क्या बात है, मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। फिर उन्होंने इनिशियली मुझे वो जिनेवा बुलाने वाले थे, पर जिनेवा का जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वैसे बुलाने का बहुत महंगा पड़ता है। स्विट्जरलैंड फ्रांस से लगभग 3 गुना ज्यादा महंगा है हम लोगों के लिए भी। तो उन्होंने मुझे फ्रांस का कॉन्ट्रैक्ट दिया इंस्टेड ऑफ, हाँ उन्होंने कहा जिनेवा रहने दो, आपको लियो में दे देते हैं हम, लियो से आप अप डाउन कर लेना। मैं ठीक है, ऐसे आ गए हम लोग। और फिर लियो में फ्रांस में कुछ 6 महीने का शायद उनको इतना सस्ता में पड़ रहा था, या फिर 6 महीने का है ही नहीं पॉसिबल, तो 2 साल का ही था। तो उन्होंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मुझे, उनको सस्ता पड़ रहा था, उन्होंने दे दिया। ऐसे फ्रांस आ गए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट में। फिर कोविड की वजह से मेरा कॉन्ट्रैक्ट, वो प्रोजेक्ट उतना चला नहीं। 2 साल था, 2 साल में मुझे मौका मिल गया दूसरे जॉब ढूंढने का। तो बाई चांस, पूरे किस्मत। ना मेरा कोई प्लान था कभी इंडिया के बाहर जाने का, ना उम्मीद थी, ना मैं कोई इतना एक्स्ट्रा डरी हूँ अपने का काम में। बेसिक हूँ, बस मेहनती हूँ। वेरी वेल, वेरी वेल। तो मैं आपसे कुछ मजीद जानना चाहूंगा कि अगर कोई पाकिस्तान, इंडिया या अपने होम कंट्री में बैठ के फ्रांस की किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के काफी लोग जो मेरे साथ काम करते हैं इंडियन पाकिस्तानी मेरी कंपनी में, जिस कंपनी में मैं अभी हूँ, वो ज्यादातर लोग, शायद मैं अकेले ही हूँ जो यहाँ ऐसे आया है जैसे मैं आया हूँ। ज्यादातर लोगों ने यहाँ मास्टर्स किए है और फिर वो यहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मास्टर्स करके यहाँ पे, मतलब पढ़ाई करने के लिए आना मास्टर्स के लिए, और वो तरीका मेरे ख्याल से ज्यादा इजी है, ज्यादा उसमें सक्सेस ज्यादा है। क्योंकि मेरी कंपनी में लगभग 100 के आसपास इंडियन पाकिस्तानी श्रीलंकन लोग हैं, काफी बड़ी थैंक यू, कम्युनिटी है। थैंक यू सर, अपना नॉलेज शेयर करने का, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। थैंक यू। थैंक यू हारून फॉर द क्वेश्चन। तो परमेंद्र सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर अपना इतना कीमती समय निकाला, हम लोगों के सारे क्वेश्चन के डाउट आपने करे। और एक मेंबर ने तो हमारे ये भी बोल दिया कि ये है परमेंद्र सर, किसी किसी है सेलिब्रिटी से कम नहीं है भाई। ठीक है सर। नहीं नहीं। सर आपका सर बहुत बहुत वो है, तहे दिल से सर आपको है सल्यूट मारता हूँ। ठीक है सर। क्योंकि सर मेरे भी कुछ डाउट होते हैं जब मैं जो हमारे सीनियर लीडर आते हैं उनका पोस्ट कास्ट करता हूँ, तो बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है सभी मेंबर से कि आप लोग भी पोस्ट कास्ट करिए, चीजों को है लीड लीजिए। अगर है तीसरा में है तो है लीड, क्योंकि भैया लीडर बनोगे तो बहुत सारी क्वालिटीज है। जैसे हमारे यहाँ परमिंदर सर है, इन्होंने इधर के बहुत काम किया है। मुझे को पता चला है बहुत इन्होंने काम किया है। तो भाई अब आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप है टीसा में है तो अपने कैरियर के साथ काम करते रहिए, सिर्फ टीसा में ही मत भागिए, और भी चीजें हैं। सर एक आखिरी क्वेश्चन ये हमारे सुशील भाई है, इनका भी ले लेते हैं। तो हाँ भाई हाँ सुशील भाई बिल्कुल। प्लीज भाई पूछिए। हेलो प्रबंधन, कैसे हैं आप? हाय सुशील, बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी सुशील बहुत लग रहा बढ़िया है हूँ आप, सर। और काफी सुशील लग रहे सर बेसिकली मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। हैं। अरे और वाह, मैं मैं ये झांसी से। ओके। मैं सर ये सुन रहा हूँ कोई कई कई ग्रुप चली है एस एस की। तो ये सर गोरखपुर में ये ग्रुप शायद नहीं है। तो अगर मुझे क्रिएट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, या फिर कोई अगर हो तो मुझे इन्फॉर्म करिए इसके लिए। गुड कोई तो क्वेश्चन। एस कोई ग्रुप बात नहीं है? नहीं है, मेरा है नंबर तो है, लीजिएगा भाई। मैं सब जी। कुछ भाई हैंडल करवा दूंगा। है वहां पे कौन कौन बंदे हैं, मैं सब आपको नंबर दे दूंगा। है बाकायदा है वहां पे है मेरा एक दोस्ती है वहां पे है, रेलवे में जेई है, उसको कोई बंदा नहीं मिल रहा था, अब परफेक्ट हो जाएगा। मैं है, खाली आपको है जाना होगा, आपको है लीड लेना होगा, यहाँ से है सारी है प्लानिंग हो जाएगी। ठीक है। अफजल क्या जेई है क्या रेलवे में? हाँ हाँ सर, वो मेरा दोस्त यही है सर। हम मैं भी सुशील, तो यही। तुमको चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप चाहिए हो, या अगर तुम्हें रिजर्वेशन कंफर्म कराना हो,
तो तुरंत सीधे कांटेक्ट करना इसको। जी ओके सर, फिर सर, सर हम चलते हैं सर आगे। मैं तो यही हाँ सर, कहूंगा नेक्स्ट। कि अफजल बस नाम ही नहीं है, वो इसमें वंदे भारत लाइक ट्रेन है जो कि कुछ भी प्रॉब्लम हो हाँ बस कॉल घुमाओ अरे और नहीं, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। आ, अरे नहीं भाई, जो परमिंदर बने सर, हैं यहीं से बने हैं। ठीक है, हम भी कोशिश करते हैं कि लोग हमारे जैसे बने। सर ओके है बस परमिंदर सर। आपसे एक पर्सनल सवाल है सर, क्या मैं आपका नंबर अफजल से मांग सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक ठीक। बाकी भी कोई अगर चाहे ओके तो तो मांग सकता है। नहीं सर, हाँ बोल करके लेना थोड़ा ठीक है ना, रहेगा कि नहीं नहीं, बाद अच्छा में नहीं, यस यस आई क्योंकि एग्री। मैं समझ सकता हूँ थैंक यू। सर वो टाइम जोन का थोड़ा सा कुछ ना कुछ है हाँ तो हाँ, मैं हो मैं सकता है कि आपको हाँ हाथों हाथ जवाब ना दे पाऊँ, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। हाँ, बाकी ये सर ये एक चीज बात है और भाई, टाइम सर, मिलेगा जरूर। हाँ बाकी सर एक चीज और सर, आप ना स्टैंड अप कॉमेडियन भी ट्राई कर सकते हो, आप बहुत बढ़िया हाँ, करते हो मुझसे सर। कई लोग कहते हैं कि कहते हैं ना, मैंने देखा था ऐसा। सही, मैं कुछ नहीं हुआ तो मैं जोकर ही बनूंगा, चिंता मत करो। अरे कोई बात नहीं सर। और अरविंदर सर, आप जब भी आएंगे, आपको है दिल्ली एसएसजी में है मीटिंग में बुलाऊंगा मैं दोबारा। जब भी आएंगे आप बताइएगा, तो मैं आपसे मिलेंगे। हमारे जो भी है दिल्ली के बंदे हैं, आपसे है बहुत है, जो हमारे है पुराने बंदे हैं, वो मिलना चाह रहे हैं। हाँ ओके हाँ, मैं अरविंदर आऊंगा, सर अगली अगली आप। बार आऊंगा तो पक्का। हाँ अरविंदर सर है। हाँ, मेरी तरफ से टीसा ऑनलाइन की टीम की तरफ से आपको सर बहुत बहुत है थैंक्स है। आपने बहुत अच्छा है बिग सपोर्ट दिया। जो भी लोग ज्वाइन थैंक यू। आए सर, हम लोग यही कोशिश करते हैं हमारे है सीनियर से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो है ठीक है सर, है गुड नाइट, नमस्कार, बाय बाय। थैंक यू। बाय बाय एवरीवन। परमिंदर सर, गुड नाइट।